तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, रयतेचे राजे छत्रपती शिवराय, महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, राजश्री शाहू महाराज, भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, आपणा सर्वांचे आदर्श महामानव परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि समतेच्या लढ्यातील तमाम महापुरुषांना विनम्र अभिवादन करतो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सार्वजनिक जयंती उत्सव समिती ब्रह्मपुरीच्या वतीनं या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा 134वा जयंती सोहळ्याच्या निमित्तानं या जाहीर व्याख्यानाचे अध्यक्ष म्हणून विचारमंचावर उपस्थित असलेले उपराकार, ज्येष्ठ साहित्यिक, माजी विधान परिषद सदस्य माननीय लक्ष्मण मानेसाहेब, आजच्या या जाहीर व्याख्यानाला प्रमुख वक्ते म्हणून आपणा सर्वांना मार्गदर्शन करणार आहेत असे दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्रोफेसर, लेखक आणि सामाजिक न्यायाचे विचारवंत माननीय डॉक्टर लक्ष्मण यादवजी, मंचावर उपस्थित समितीचे सर्व सन्माननीय पदाधिकारी आणि या मैदानात उपस्थित झालेले समितीचे सर्व सन्माननीय सदस्य, पत्रकार बंधू, विविध पक्ष संघटनांचे सन्माननीय पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि ब्रह्मपुरी शहरातील नागरिक बंधू भगिनींनो, आजच्या या जयंती सोहळ्याच्या निमित्तानं मी समितीच्या वतीनं मान्यवर पाहुण्यांचे आणि आपणा सर्वांचेच समितीच्या वतीनं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतो। यादव साहब, आप चंद्रपुर में आए थे जब वहाँ 29-30 तारीख को आम्बेडकरी अस्मिता परिषद हुई थी। अपनी मुलाकात वहाँ पर भी हुई। मैं 29 तारीख को पहले दिन वो अस्मिता परिषद का उद्घाटक था, आप दूसरे दिन के सत्र में आए थे। तब आप अपने भाषण में बोले थे कि मैं थोड़ी बहुत मराठी समझ लेता हूँ, इसलिए अभी मेरे को वो प्रस्तावना रखते वक्त कुछ मराठी बोलना पड़ेगा, आपके वास्ते कुछ हिंदी भी बोलना पड़ेगा। तो यह समिति ब्रह्मपुरी शहर में 14 अप्रैल 2013 में स्थापित हुई। एक विचार लेकर, एक उद्देश्य लेकर ये समिति तब से यहाँ कार्यरत है। गत 12 सालों में यहाँ पर एक कोरोना का लॉकडाउन का पीरियड छोड़ के, 1-2 कार्यक्रम छोड़ के लगातार निरंतर यहाँ पर इस समिति के माध्यम से 24-25 कार्यक्रम हुए। इस समिति के माध्यम से ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पर तो व्याख्यान का कार्यक्रम हम लेते ही है। इसके बावजूद अक्टूबर महीने में जब
धम्मचक्र प्रवर्तन का दिन रहता है, वो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर भी हम यहाँ व्याख्यान रखते हैं। ये समिति गत 12 सालों से जो यहाँ पर काम कर रही है, अभी आजकल अपन देख रहे कि अलग अलग समूह में, जात समूह में जो कोई कार्यक्रम होते हैं, वो कार्यक्रमों को राजनेता स्पॉन्सर्ड करते हैं। वो प्रोग्राम, कोई कव्वाली का कार्यक्रम है, कोई खाने का कार्यक्रम है, तो ये राजनीति में काम करने वाले लोग ये प्रायोजित करते हैं। मगर मैं आपको बता दूं कि यह समिति 150 मेंबर्स की है। ये 150 मेंबर्स साल में 2 कार्यक्रम ने अपने जेब से 1,500 हजार रुपये कलेक्ट करते हैं। यहाँ के कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई भी एक्स एमएलए, कोई भी एक्स एमपी, इससे हम इस कार्यक्रम को डोनेशन नहीं लेते हैं। ये तो हमारा 1.5-2 लाख रुपया तो ऐसा जमा हो ही जाता है। फिर जो आम पब्लिक है, वो आम पब्लिक भी इस कार्यक्रम को मदद करती है। कोई 100 रुपये करती है, कोई 200 करती है, कोई 500 रुपये की मदद करती है। तो इस माध्यम से ये हमारा 2 दिन का कार्यक्रम चलता है। क्योंकि हम कोई भी राजनीतिक पार्टी, हमारे 150 मेंबर भी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में होंगे, कोई संगठन में होंगे, मगर जिस उद्देश्य के साथ में इस समिति स्थापन हुई, वो समिति के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जो परिवर्तन का विचार है, जो सामाजिक क्रांति का विचार है, यहाँ के दबे कुचले जो लोग हैं, दलित है, वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, उनको न्याय दिलाने की जो बाबा साहब की भूमिका रही है, वो भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए ये समिति काम कर रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी कल तो यादव साहब ने तो मेरी पंचायत ही कर दी थी। माने साहब की भी तबीयत अच्छी नहीं चल रही थी, फिर भी ये उम्र में बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचारों को बढ़ावा देने के लिए और लोगों से संवाद करने के लिए पूना से नागपुर तक, नागपुर से ब्रह्मपुरी तक का सफ़र करके वो यहाँ आपके सामने या इस मंच पर मौजूद है। यादव साहब भी कल ज़रा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, मगर इस समिति का आग्रह के खातिर वो सभी तकलीफ़ें बाजू में करके वहाँ दिल्ली से नागपुर में सुबह आए, नागपुर से अभी यहाँ पर आए और हम सबके बीच में हैं। मित्रांनो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीला आपण पुढं घेऊन जात असताना आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो विचार ह्या देशामध्ये मांडलेला आहे, ज्या माणसाला इथं माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार नव्हता, त्या दलित, शोषित, पीडित, वंचित माणसासाठी आपलं आयुष्य खर्ची घातलेलं आहे। आणि म्हणून आज तुम्ही आम्ही इथं सगळे लोक मंचावर बोलू शकतो आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी काही स्वाभिमानाची ज्योत आपणामध्ये पेटवलेली आहे, तो स्वाभिमान कायम ठेवून ही चळवळ पुढं आपणाला कशी नेता येईल याचा तुम्ही आम्ही सगळ्यांनी विचार करायचा है। यादव साहब, हम तो वैसे भी राजनीति वाले लोग हैं। जब 1 महीने से अपनी बात चल रही थी, टेलीफोनिक चल रही थी, व्हाट्सएप पे चल रही थी,
तो आप बोल रहे थे कि ना हमारी कोई पार्टी है, ना कोई हमारा संगठन है, पर हम राजनीति वाले लोग हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन लड़वाते हैं। अगर आज आपके पास में पार्टी नहीं है, मगर इस मूवमेंट में एक बात ऐसी इतनी इजी है कि मेरा आपसे नहीं पटा, मेरा कोई पार्टी में नहीं पटा, मुझे कोई पद नहीं मिला, मुझे इलेक्शन की टिकट नहीं मिली, तो मैं एक नई पार्टी, एक नया संगठन बना लेता हूँ। आपने भी अगर एक आधी नई पार्टी खोल दिए तो आपको भी ब्रह्मपुरी में कार्यकर्ता मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी निजी स्वार्थ के लिए, और वैसे भी ये इस मंच को हम सामाजिक मंच समझते हैं, ये मंच से हमको कोई राजनीति नहीं करना है, ना किए है और ना आगे भी करना है। मगर इस समिति के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से बाबा साहब के विचार, फूले जी के विचार, शाहू जी के विचार, छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार ये लोगों में जाए, नई पीढ़ी के लोग इस बात को, इस विचारों को समझे, इसका प्रयास हम कई सालों से यहाँ पर कर रहे हैं। आज जे वातावरण आहे त्या वातावरणामध्ये तुम्ही आम्ही सगळे लोक अत्यंत गांभीर्याने हा सगळ्या गोष्टीचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे। आता खरं तर आता शासनाची धोरणं पाहिल्यानंतर असं आपल्याला कधी वाटते की पुढं भविष्यामध्ये काय होईल, काय नाही, काय घडेल, आणि ह्या सगळ्या गोष्टी जर आपल्याला थांबवायच्या असतील, ही सगळी व्यवस्था आपल्याला तोडून टाकायची असेल, तर मला तर असं वाटतं की याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त ओबीसींना धोका आहे। आम्हाला तर आहेच आहे, ओबीसींनाही धोका आहे, इथल्या आदिवासींनाही आहे। तर अशा परिस्थितीमध्ये जर ह्या देशातले, ह्या राज्यातले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब, ओबीसी हे सगळे जे काही समदुःखी लोक आहेत, हे जर आपण एकत्र आलो, संवाद साधला गेला, चर्चा झाली, तर निश्चितपणे ही जी काही भ्रष्ट व्यवस्था आहे, जी इथल्या दलित, शोषित, पीडित, वंचित माणसाला ही पुढं जाऊ देत नाही आहे, ह्या परिस्थितीला आपण रोखू शकतो। याचा विचार सगळ्या ओबीसी बांधवांनीसुद्धा, आमच्या लोकांनीसुद्धा करण्याची आवश्यकता आहे। आता वास्तविक मी काही जास्त बोलणार नाही, 8-20 झालेले आहेत। त्याच्यामुळे एकच सांगतो की हा जो आमचा सगळा प्रयत्न आहे, ह्या सगळ्या प्रयत्नाला समितीचे सदस्य आणि ब्रह्मपुरी शहरातले नागरिकसुद्धा अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं साथ देत आहेत, सहकार्य करत आहेत। ह्या सर्वांचं मी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो। बहुत आत्मीयता से परिचय दिया। मला मराठी येत नाही, लेकिन मैं इसीलिए इजाज़त ले रहा हूँ आप सबसे कि मैं हिंदी में अपनी बात कहूँ। सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सार्वजनिक जयंती उत्सव समिति ब्रह्मपुरी के सभी आयोजक लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके बहाने, आपके ज़रिए ब्रह्मपुरी के आप तमाम लोगों से रूबरू होने का, मिलने का मौका मिला। इसके लिए मैं पूरी आयोजन समिति का आभारी हूं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती समारोह में मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित लोग और सामने बैठे हुए आप सभी विशेष सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। मैं इस बात के लिए भी आयोजक लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के लगभग 14 साल असिस्टेंट प्रोफेसर एड हॉक बेसिस पर मैं पढ़ाया, तो लिटरेचर से जो जुड़ाव रहा, जो इतिहास पढ़ा है, उनमें से एक बड़ी शख्सियत
जिन्होंने मराठी साहित्य और मराठी दुनिया में केवल अपनी पहचान नहीं स्थापित की, अपनी लेखनी के दम पर विमुक्त समुदायों और घुमंतु समुदायों के बीच से पूरे देश के सबसे बड़े ओहदों तक पहुंच करके जहां पर आपकी किताबें पढ़ी गईं, उपरात आत्मकथा जो आपकी प्रकाशित हुई साहित्य अकादमी में मिला, ऐसे लेखक, चिंतक, बुद्धिजीवी आदरणीय लक्ष्मण माने साहब मंच पर हैं। मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं और आयोजकों को शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके बगल में बैठने का हमें मौका दिया आपने। लिखना, पढ़ना, कलम और किताब, ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है। दुनिया में इससे ताकतवर हथियार, कलम से ज्यादा ताकतवर हथियार शायद अभी तक नहीं बना। और जिस महानायक की जयंती हम मना रहे हैं, उसने इस दुनिया को जो सबसे ताकतवर चीज पहुंचाई है वो भी कलम और किताब ही है। उनका सबसे बड़ा स्लोगन जो मुझे हमेशा अपील करता है, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जो सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाते हैं, शिक्षा की अहमियत समझते हैं और दुनिया को समझाते हैं। शिक्षित होना गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का रास्ता है और शिक्षा के जरिए ही, कलम और किताब के जरिए ही हम आने वाली दुनिया में एक खूबसूरत दुनिया बना सकते हैं जो मोहब्बत और प्यार से रहे, समता और न्याय पर आधारित हो, इंसान और इंसान मिल करके रहें। ऐसे स्वप्न देखने वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कलम की दुनिया के तमाम लोग यहाँ याद कर रहे हैं और ये संकल्प लेते हैं कि हम केवल जयंती नहीं मना रहे, हम आज के ऐसे हर कार्यक्रम में आइए खुद से एक वादा करें कि जिस दौर में हर हाथ में तलवार पकड़ाई जा रही हो, उस दौर में हम हर हाथ में कलम पकड़ाने की लड़ाई को लड़ेंगे और बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएंगे। इसके लिए भी इस आयोजन का आभारी होना चाहिए। जयंती का कार्यक्रम आमतौर पर इस देश में कैसे मनाया जाता है कि जिसकी जयंती है उसके जीवन का गुणगान किया जाए, जो जरूरी भी है। जरूरी है आने वाली पीढ़ियों को यह बताना कि जहां पुरखों ने कुर्बानी दी, संघर्ष किया, अपमान सहा, मगर अन्याय के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई के चलते जो रास्ता बना उस पर चलकर हम यहां तक पहुंचे। इसलिए इतिहास बताना जरूरी है अगली पीढ़ी को कि वो संघर्ष क्या थे, उनका इतिहास कैसा था। इसलिए भी ये कार्यक्रम में बोलना जरूरी है कि आज की पीढ़ी को यह पता चले कि अगर उन्हें लगता है कि हम लड़ाई जीत चुके हैं तो जरा आंख से पर्दा हटे कि क्या हम बाबा साहब के सपनों का भारत बना चुके हैं। मूल्यांकन के लिए भी ये कार्यक्रम होने चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं दुनिया में ऐसा कोई शख्स दूसरा शायद होगा जिसकी जयंती केवल एक दिन नहीं मनाई जाती, महीनों उसका कार्यक्रम चलता रहता है और पूरे साल ऐसे शख्सियत को लोग याद करते हैं किसी न किसी बहाने। ऐसे महानायक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को याद करने का मौका मिला है। जयंती तो कल थी, हम आज भी उनका जयंती मना रहे हैं। पूरे महीने चलेगी और दुनिया भर में चलेगी। और कल ऐसा वक्त बदला कि जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो जिस बाबा साहब की किताबें प्रकाशित नहीं हो पाई, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा, उनका समग्र प्रकाशन, उनकी राइटिंग्स, कलेक्टिव राइटिंग्स, आपको पता है कब प्रकाशित हुई थी? माने साहब की आत्मकथा किस साल में आई? शायद 1980।
और वही वक्त था जब बाबा साहब का कलेक्टिव वर्क्स पब्लिश होता है। उसके पहले छिटपुट था, सारी टेक्स्ट उनके इंडिविजुअल लेवल पर लोग पढ़ते थे, समझते थे। कलेक्टिव वॉल्यूम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश कब कर रही है? 1980 में। बाबा साहब को भारत रत्न कब मिल रहा है? 1990 में। 1989 में तो वादा हो रहा था, मांग हो रही थी, कोशिश की जा रही थी, घोषणा हुई फिर जब सरकार बदली, बाबा साहब की जयंती के दिन छुट्टी होगी, भारत रत्न मिलेगा। ये सारे फैसले 1990 के आसपास हुए। 40 साल इस देश को यह समझने में लग गया कि बाबा साहब भारत रत्न हैं। शायद उन्हें भ्रम था कि वो नहीं मानेंगे भारत रत्न, तो बाबा साहब को कोई भारत रत्न नहीं मानेगा। हम जैसे लोगों ने जब इतिहास पढ़ा तो ये पाया कि भारत रत्न भले ही बाद में मिला हो, लेकिन अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से, अपने संघर्ष से, अपने दूरदृष्टि से, अपने विचार से बाबा साहब उसके बहुत पहले ही केवल भारत रत्न ही नहीं, मानवता के विचार के लिए विश्व रत्न बन चुके थे। इसकी बात हम लोग कबूल करते हैं, भले ही वो बाद में मिला। वक्त लगा इस देश को ये बात समझने में कि डॉक्टर अंबेडकर कितने बड़े आइकॉन हैं। डॉक्टर अंबेडकर मॉडर्न इंडिया के सबसे बड़े क्रिएटर हैं। और जब मॉडर्न इंडिया की बात हो रही है तो इसका मतलब कि भारत के संविधान के आधार पर जो देश बना, उसको बनाने वाले सबसे बड़े शिल्पकार का नाम है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। यानी आज जिस भारत में हम जी रहे हैं, जो समानता का अधिकार मिला, जो न्याय का अधिकार मिला, वो केवल बाबा साहब के संघर्ष से नहीं मिला। उसे पिरोया उन्होंने एक जगह पर, जो हजारों साल पुराना संघर्ष था। आइडिया ऑफ इंडिया की एक इमारत बनी इस देश की, तो उसकी बुनियाद में सबसे पहला मानवता का पत्थर, उसकी गहरी बुनियाद में प्रज्ञाशील, करुणा, मैत्री का एक ऐसी बुलंद नींव डालनी। और उस शख्स को मैं याद करता हूं, तथागत गौतम बुद्ध, कि अगर उन्होंने उस मानवता की बुनियाद को रचा न होता तो 1950 में इस देश को संविधान न मिला होता, और हजारों साल की लड़ाई में आज हमें एक बराबरी का भारत मिलने का रास्ता तय हुआ। ऐसा लगता है कि कभी आपने मैराथन दौड़ रिले मशाल वाली देखी है? रिले, एक व्यक्ति नहीं दौड़ता शुरू से आखिरी तक। शुरुआत कोई करता है और फिर वो अपने अगले को पकड़ा देता है। जब वो थकता है तो उसे अपने आगे वाले टीम मेंबर को पकड़ा देता है। फिर वो आगे वाले को वक्त के साथ वो रिले मशाल और तेज आगे बढ़ती मुकाम की तरफ चलती चली जाती है। मैं पिछले 2-3 हजार साल के भारत के इतिहास को वैसे ही एक रिले मशाल की तरह देखता हूं। उस मशाल को जलाया, उसमें रोशनी भरी, उसमें उजाले के तत्व डाले, ताकि दुनिया में अज्ञान का अंधेरा मिटे, पाखंड और अंधविश्वास की दुकान बंद हो, इंसान और इंसान का बंटवारा खत्म हो और सब मिलकर मोहब्बत से रहें, मैत्री। दुनिया किससे चले? प्रज्ञा से, बुद्धि से, तर्क से, विवेक से, आचरण में शील हो, स्वभाव में करुणा हो। ये जो मानवीय मूल्य हैं, उस चिंगारी में पिरोया रिले मशाल की, उन्हें हम तथागत बुद्ध के रूप में जानते हैं, जिन्होंने, हमारे यहां किताबों में पढ़ाया जाता था द लाइट ऑफ एशिया, हमको लगता है कि वो द लाइट ऑफ वर्ल्ड हैं। आज भी जिस देश में बुद्धिज्म पैदा हुआ, इस देश में तो बुद्धिज्म खत्म करने पर लोग तुल गए थे। दुनिया में फैल गया, मिटा नहीं। कभी कभी तो मैं पलट कर सोचता हूं कि वो लोग कौन थे जो इसके खिलाफ थे, किताबें जला रहे थे। जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ तथागत बुद्ध को, और कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था? पाखंड वाला नहीं, इस बात के अहंकार वाला भी नहीं कि जो सच है वो मुझे पता चल गया।
अब मैं तुमको बताऊंगा। इस अहंकार वाला भी नहीं कि केवल दीपक स्वयं बनो, उस ज्ञान की, तर्क की, प्रज्ञा की बात मैं कर रहा हूं। ऐसा ज्ञान तथागत बुद्ध को प्राप्त हुआ था और वो ज्ञान रास्ता दिखाता था। उस ज्ञान के खिलाफ कौन खड़ा हो गया उस समय? आप भी पढ़िएगा, सब प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, समझदार को इशारा काफी। लेकिन उस रिले मशाल को ऐसा लगता है कि तथागत बुद्ध ने जलाया और अपने आगे के लोगों को पकड़ा दिया कि इस दुनिया को खूबसूरत अगर बनाना है, समता पर बनाना है, मोहब्बत और प्यार से चले ये दुनिया, जीव जीव पर ही दया न करे, पशुओं पर भी दया करे, वो भी जीव हैं, करुणा के साथ चलो। उस मशाल को कोई आगे मक्कलपुत गोशाल, कोई और संत आंदोलन, कोई संत कबीर, संतों मानुस तन बौराना, संत कबीर के रूप में ऐसा लगता है कि उस मशाल को कोई अगले पड़ाव में आगे बढ़ा रहा है, दुनिया को ज्ञान की रोशनी दे रहा है। तुम कद बाभन हम कद सूद, हम कद लोहू तुम कद दूध, एक बूंद ते सब उत्पन्ना, कौन बाभन कौन सूदा, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चनायता, चढ़मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। ज्ञान से वो प्रकाशित करना चाह रहे थे कि आइडिया ऑफ इंडिया ऐसा बने, अंधविश्वास पाखंड न हो। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, मैं चाहता सुलझावन हारी, तू देता उलझाई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। संत कबीर कह रहे हैं कि कागज के फेर में तुम उलझा रहे हो, लोगों को लड़ा रहे हो, क्योंकि उस समय यह परंपरा शुरू हो गई थी। कोई मुख से पैदा होने लगा, कोई भुजाओं से, कोई पैर से। और जब मैं कहना चाह रहा था तो मैं उसके डॉक्टर का किताब लेकर साथ आया हूं, ताकि किसी को अगर बुरा लगे, भावना आहत हो, तो मैं दिखा दूं कि नहीं, ये हमारे पुरखे महात्मा कबीर ने, महात्मा कबीर की उस बात को महात्मा फूले ने अपनी इस किताब में आगे लिख दिया था। और इसे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब ने पब्लिश किया है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने वीडियो बनाकर इनके जन्मदिन की बधाई, हैप्पी बर्थडे भी बोला है। तो अब हमारा फर्ज बनता है कि जिसका हैप्पी बर्थडे बोला गया है उसने जो किताबों में लिखा है वो जमाने को बताऊं, इसलिए मैं किताब साथ में लेके आया हूं। और महात्मा फूले ने ये सारे किताब स्लेवरी से लेकर के इसके कई भाषाओं में अनुवाद हुए। तो ये जो चीज है ये ज्ञान की चीज है। इस ज्ञान की चीज की बात करने के लिए ऐसा लगता है कि कोई कबीर उस मशाल को जलाकर आगे के लिए रोशनी फैला रहा है। बाहर से एक मुर्दा लाए, नून तेल घी साना, ता मुर्दे की बनी रसोई, घर भर करत बखाना, और घर का अपने घर का लड़का मर गया देखत ताई घिनाना, और जार फूंक कोयला कर दी है औघट घाट नहाना, संतो मानुस तन बौराना। और इस पर बैन नहीं लगाएगा। आप कबीर पर बात तो कर सकते हैं ना, कबीर पर बात करने में कोई अभी मुकदमा नहीं हो रहा है, हालांकि हो तो किसी भी चीज पर सकता है। इस पूरी संस्था के जो अध्यक्ष हैं अशोक रामटेके जी अभी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, ऐसा लगा कि कल तो हम आ ही नहीं पाएंगे या नुकसान हो जाएगा। लेकिन हमने कहा कि देखिए आपका प्रेम है, वो कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक चीज़ में हुई टिकट में, और जिसको हमने फ़ोन किया कि भाई ठीक करा दो, हमें जाना ज़रूरी है, आधे घंटे लगा होगा, थोड़ी इनको भी परेशानी हुई, लेकिन वो रास्ता बन गया। तो हमने कहा कि देखिए हम लोग का रास्ता, मन में मैं सोच रहा था कि जिस काम के लिए हम कहीं जा रहे हैं लोगों के बीच में, लोग अपना काम छोड़कर आ रहे हैं सुनने, इसका मतलब हम दोनों की मंशा अच्छी है। इसलिए रास्ते में कोई बाधा आए तो वो बार हो जाती है, और हम और आप मिल करके एक आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। इसके लिए आपको बधाई देता हूं कि आपने हमें बुला लिया और हम इस कार्यक्रम में शामिल हो गए, क्योंकि हमारे और आपके विचार एक है। और उस विचार में मैं जिस आइडिया ऑफ इंडिया का एक नक्शा बना रहा हूं, उस नक्शे को आप भी अपने जहन में महसूस करिए। और यह नक्शा इसलिए याद करना जरूरी है कि कैसे बनता है कोई बाबा साहब अंबेडकर, कैसे बनता है कोई फूले, कैसे बनता है कोई संविधान, और कैसे बनता है कोई मानवता पर आधारित देश। यह हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमारी जिम्मेदारी है कि हम बताएं, वरना उन्हें कोई आके आज भड़का रहा है कि बच्चा कुछ और खतरे में है और वो बच्चे उधर चले जा रहे हैं।
अगर हम अपना विचार नहीं देंगे तो दूसरा विचार अपना भरेगा और वो विचार जीतेगा जो उस विचार को आगे ले चलने वाले लोग होंगे। बाबा साहब का विचार तब जीतेगा जब बाबा साहब के विचार को आगे बढ़ाने वाले लोग होंगे। इसीलिए बाबा साहब ने यह बात बहुत साफ तौर पर कही कि बड़ी मुश्किल से यह कारवां यहां तक लाया हूं, इसे आगे ले जाना, और अगर आगे न ले जा पाओ तो कम से कम वहीं छोड़ देना, पीछे मत जाने देना। जब भी जयंती मनाएं तो एक प्रश्न अपने आप से पूछें, कहीं कारवां पीछे तो नहीं जा रहा। मैं जब जब ये सवाल खुद से करता हूं, जब जब जय भीम बोलता हूं, जब जब बाबा साहब का नाम अपने जबान पर लेता हूं, अचानक से धक्का से लगता है कि ये तो सपनों का भारत बाबा साहब के नहीं बन रहा। और कैसे नहीं बन रहा है? अभी हम लोग गाड़ी में आते समय उसका जिक्र कर रहे थे कि जिस विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाई की, फिर जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाया सरकार, उस विश्वविद्यालय में एक डिग्री कॉलेज में एक प्रिंसिपल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक प्रिंसिपल सीमेंट से जो उसकी दीवारें पक्की हैं उसके ऊपर गोबर लीप रही थी कि अब विश्वविद्यालय में ज्ञान तभी मिलेगा जब गोबर से हमारा कैंपस रंगा होगा। मैं देख रहा हूं कि देश के हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सामने गोबर का ढेर रखा जा रहा है जो आज की पीढ़ी को अभी दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे पुरखे कम पढ़े लिखे रहे होंगे, बिखरे हुए रहे होंगे, कमजोर रहे होंगे, लेकिन इतने मूर्ख कभी नहीं थे कि उन्हें पता न हो कि गोबर खाने वाली चीज है या खेत में डाल करके हलवा पैदा करके हलवा खाने वाली चीज होती है। और आज हमारे देश को ऐसा बनाया जा रहा है कि इनडायरेक्टली आपको यह समझाया जा रहा है कि गोबर खाओ। बाबा साहब ऐसा देश नहीं बनाना चाहते थे, वो वैज्ञानिक चेतना वाला देश बनाना चाहते थे। इसीलिए अपने नारे में सबसे पहला शब्द उन्होंने कहा एजुकेट। तो कौन सी एजुकेशन देने की बात उन्होंने कही थी? ये वाली। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस आइडिया ऑफ इंडिया की हिस्ट्री को हमें अगली जनरेशन तक बताना है कि कबीर कौन थे, तथागत बुद्ध को अपना पहला गुरु बाबा साहब ने क्यों माना, क्योंकि बुद्ध ने वो रास्ता बनाया था। अपना दूसरा गुरु बाबा साहब ने संत कबीर को माना। तो कौन थे संत कबीर, और आज से 700 साल पहले कैसा भारत बनाना चाहते थे? आज की पीढ़ी से पूछ लीजिए, उसे पता ही नहीं होगा, उसे नहीं पता होगा। जिसके सिलेबस में कबीर लगे होंगे वही कबीर को पढ़ता होगा, बाकी सब भूल गए कबीर को। और कबीर को यह बात पता थी कि एक दिन दुनिया ऐसी भूल जाएगी, फिर भी अपने हिस्से का काम करके चले गए। संतों मानुस तन बौराना, और उसी के पैरेलल लिख रहे हैं, संतों ऐसा जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे और झूठ है जगपति आना। अगर आप झूठ बोलोगे तो आप सम्मानित किए जाओगे, बड़ी बड़ी कुर्सी पर बिठाए जाओगे, चुनाव भी जीत जाओगे, और सबसे बड़े कुर्सी पर भी बैठ जाओगे, और सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ करके सबसे बड़ा झूठ बोल दोगे, और तब भी आप अवतारी हो जाओगे। आपको कोई नहीं कहेगा कि झूठ बोल रहे हैं। इस सलीके से मैं एतबार न करता तो और क्या करता। 15 लाख आया क्या, और उस पर कहना ठीक नहीं है। इन्होंने, राम टेके जी ने इशारा कर ही दिया है कि अगर मैं दिल्ली में कोई पार्टी बनाऊं तो उसका पहला कैडर यहाँ ब्रह्मपुरी में भी मिल ही जाएगा। इतना हम लोग नई नई चीज़ें बनाते रहते हैं। खैर, झूठ के दौर में हम सच को याद करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और सच के जो नायक हैं, उस सच के नायक में कबीर सबसे बड़ा नाम है कि सच कहने की हिम्मत दिखाई। उस समय भी आसान नहीं था साहब, जैसे आज भी आसान नहीं है। आज आप सच कह दीजिए तो नरेंद्र दाभोलकर की गति को प्राप्त हो सकते हैं, गोविंद पंसारे बन सकते हैं, कलबुर्गी बन सकते हैं, गौरी लंकेश बन सकते हैं, सिद्दीक कप्पन की तरह एक पत्रकार जो केरल से चलकर हाथरस में एक दलित बेटी को जो जला दिया गया, उसका हत्या हो गई, बलात्कार हुआ, उसके बाद उसे जबरदस्ती कर दिया गया, वो रिपोर्टिंग करने वहां जा रहा था और पुलिस पकड़कर जेल में डाल देती है। यह है सच बोलने की हिम्मत करने का आज का समय। हम सच बोले तो यूनिवर्सिटी से बाहर, अब यूनिवर्सिटी में कौन जो गोबर लिप रहा होगा। भाई ऐसी नौकरी हमको न चाहिए जिसमें आने वाली पीढ़ी के बच्चे कल को मुझसे पूछें कि प्रोफेसर सर
ये गोबर केवल कैंपस में लीपना है कि अपने घर में भी जाकर लीपना है? मैं क्या जवाब दूंगा कि गोबर से विज्ञान जुड़ता है, और गोबर तो वैसे वहां भी पैदा होता होगा जहां जहां जानवर हैं। तो अमेरिका वाले तो गोबर का इस्तेमाल ऐसे नहीं कर रहे जैसे हमारे यहां वाले कर रहे हैं। और अमेरिका क्या कर रहा है, रॉकेट बना रहा है। एलन मस्क का, जो नई जनरेशन के लोग होंगे वो जानते होंगे, एक वैज्ञानिक बना रहा है कि रॉकेट जहां से प्रक्षेपास्त्र किया जाएगा वो अपना मिशन पूरा करके वापस वहां आ जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रही हैं, बिजली से गाड़ियां चलेंगी, ड्राइवर की जरूरत भी नहीं होगी, उसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है, अपने आप गाड़ी चलेगी। और हमारे यहां एट द सेम टाइम, गूगल करके यहीं पढ़िएगा, एक व्यक्ति टीवी स्टूडियो पे बैठ करके मंत्र फूंक करके नारियल को हवा में उड़ा रहा था। आफू ऐसे करके वो नारियल हवा में उड़ गया। हमारे यहां पाखंड फैला रहे हैं सब। जिस समय इस देश में सबको दवा नहीं मिल रही हॉस्पिटल में, अगर आप बीमार हो गए और आपकी जेब में पैसा नहीं है तो छोटी सी बीमारी से भी जान हाथ से जा सकती है। अगर आप अमीर हैं तो कोई बात नहीं, हार्ट ट्रांसप्लांट करा लीजिए, किडनी लगवा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, और पैसा है तो विदेश में जाकर आप अपना इलाज करवा लीजिए। गरीब हैं तो क्या होगा साहब, सरकारी अस्पताल में दवाई मिल रही है क्या? पता नहीं आपके यहाँ क्या स्थिति है, हमारे यहाँ तो बहुत बुरी स्थिति है। शिक्षा सरकारी अस्पतालों में, सरकारी जगहों पर मिल रही है क्या सबको? गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है क्या? अगर आपकी जेब में पैसा है तो आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं भेज सकते, क्योंकि शिक्षा महंगी हो गई है। और शिक्षा महंगी हो गई तो सबसे पहले उनके हाथों से दूर होगी जो सबसे बाद में शिक्षा पाना शुरू किए थे। इसलिए कोई कबीर को नहीं जानता। कबीर को जानेगा तो अंधविश्वास के ऊपर सवाल करेगा कि मुर्दा नाग को हर कोई पूजे, पूजे लोग लुगाया, और जिंदा नाग जब घर में निकला ले लाठी दौड़ाया। आज ऐसी बात कह दे तो क्या होगा, बाकी राम टीके साहब जाने, मैं तो तर्क की बात कर रहा हूं, हालांकि मुश्किल है सर ये सब बात करना। लेकिन अब हम कबीर की बात ना करें क्या? कबीर ने साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात की थी कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हुई तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। और ऐसा देश बनाने के लिए हम कबीर को याद करेंगे जिन्हें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपना दूसरा गुरु मानते थे, संत कबीर। और संत कबीर अगर आज होते तो देखते कि ऐसा भारत बनाने के लिए हम क्या सोचते थे। उस रिले मशाल को कबीर ने किसी रविदास को पकड़ाया होगा। जस केतन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात, रविदास मानुष न जुड़े जब तक जाति न जात। कोई संत गुरु रविदास पैदा हुआ, वो संत रविदास का ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। सोचिए क्या दर्शन था भाई हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों का, कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, और छोट बड़ो सब संबस है, रविदास रहे प्रसन्न। दिस इज द आइडिया ऑफ इंडिया। और ये है वो ज्ञान की मशाल, उसमें चिंगारी डाल रहा है, उसमें रोशनी डाल रहा है। छोट बड़ो सब संबस है। और आज ऑक्सफैम की रिपोर्ट कह रही है 1% लोगों के पास 40% संपत्ति का कब्जा है। पता है, जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो जानते होंगे। 82 करोड़ लोग 5 किलो अनाज भी सरकार से लेते हैं, तब उनके घर में चूल्हा जल रहा है। इंटरनेशनल इनइक्वालिटी इंडेक्स, वो इंडेक्स बता रहा है कि इस देश के 90% पॉपुलेशन के पास 10% भी रिसोर्स नहीं है, और 10% पॉपुलेशन के पास 90% रिसोर्स कैप्चर्ड है। 1% पॉपुलेशन 40.5% रिसोर्स को एक्यूपाइड किए हुए है। देश के 100 अरबपतियों में एक भी अरबपति 90% पॉपुलेशन का नहीं है। देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पिछले 10 साल में जितने जस्टिस बने हैं उसमें 18% 10% पॉपुलेशन के हैं, और जो 90% पॉपुलेशन है उसके कितने जुडिशरी में लोग गए? 10%।
क्या ये इक्वलिटी है क्या? मैं 2018 में जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, उस समय असिस्टेंट प्रोफेसर, हम लोग तो काम चलाऊ थे उस समय, जानते थे कि नौकरी तो भाई, हम तो आजमगढ़ के रहने वाले, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचे तो यूनिवर्सिटी टॉप किया। मैं तो अपने टॉपर, अपने 32 डिग्री वाले महानायक की बात करने आया हूं। जब वो पढ़ के लौटे थे तो जितनी डिग्रियां लेकर लौटे थे, आज भी ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे इतने पढ़े लिखे, और जितनी डिग्री लेके लौटे थे सारी ओरिजिनल डिग्री थी, एक भी फर्जी डिग्री लेकर नहीं आए थे। आजकल तो पता ही नहीं किसका क्या है क्या नहीं। और बाबा साहब क्या एजुकेटेड पर्सन, शिक्षा की अहमियत को समझने वाला पर्सन। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि जब यूनिवर्सिटी के टॉपर बने हम अपने बैच के, हमें कलम और किताब ने बनाया है। इसलिए नहीं बनाया कि जब नौकरी पानी हो तो गुलामी करने लगना, झूठ बोलने लगना, डर जाना, जय भीम मत बोलना ताकि किसी को पता न चल जाए अम्बेडकरवादी है, नौकरी नहीं मिलेगी। अम्बेडकर जयंती बनाना नहीं, संविधान की बात करना नहीं, अगर कहीं गलत हो रहा हो तो उसके खिलाफ बोलना नहीं, क्योंकि नौकरी न चली जाए, बिजनेस न खराब हो जाए। यही सोचे होते तो अम्बेडकर भी अम्बेडकर नहीं बन पाए होते। यही सोचे होते तो महात्मा फूले तो कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते थे बहुत बड़ी, पुराने लोग जानते होंगे, और सारी कंपनी सारा बिजनेस छोड़ करके स्कूल खोलने का बिजनेस शुरू कर दिया जिसमें मुनाफा नहीं था। स्कूल खोलने की सजा ये मिली। सोचिए ना, कबीर से वो रोशनी मशाल की कोई रविदास के पास जा रही है, कोई संत घासीदास लिख रहा है मनखे मनखे एक समाना, वो छत्तीसगढ़ में लिख रहे हैं। संत रविदास कहां लिख रहे हैं? काशी में। तो उस समय कोई नारायण गुरु केरल में लिख रहे हैं, बसवन्ना चोखा मेला अय्यंकाली दक्षिण भारत में। और उस समय उस पूरी परंपरा और विरासत को आगे बढ़ा रहे, कोई ज्ञानदेव, कोई ज्ञानदेव, कोई तुकाराम, और उन सब की मशाल से एक एक रोशनी आगे जलती चली गई तो कोई ज्योतिबा फूले बनता है। और महात्मा फूले, जिसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपना तीसरा गुरु मानते थे, बाबा साहब ने कैसे पूरी विरासत को समझा था। इसलिए मैं ये बात अपनी बात यहां जोड़ रहा हूं। महात्मा फूले कौन थे? स्कूल पढ़ने गए और बच्चे थे छोटे से, तब भी जो आता था उससे तर्क करते थे। ये एक किताब जहां से छपी हुई है, महाराष्ट्र सरकार ने इसे पब्लिश किया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र बॉम्बे, फॉर महात्मा फूले, ज्योतिबा फूले डेथ से सेलिब्रेशन कमेटी जो बनी हुई थी, 100 साल पूरे हो रहे थे, पब्लिश किया, सरकार ने पब्लिश किया। और जीवनी पढ़िएगा महात्मा फूले की। शुरू में उनको एक बार स्कूल छुड़वा दिया लोगों ने, पिता को भड़का के, कि यार तुम्हारा बच्चा लगता है कुछ गलत रास्ते पे जा रहा है। क्योंकि जब हम घर में आते हैं, हम कोई भी धर्म की बात करते हैं, ये तो हमसे गलत सवाल पूछता है। एक फिल्म बनी अभी, हमारे वो शायद उपाध्यक्ष महोदय दिखा रहे थे अभी, कि जब से आपका नाम आया है, ग्रुप में चर्चा हो रही है कि इनको बुलाया है, तो हमने अभी परसों नरसों ही एक जगह पे एक भाषण में ये बोला कि एक फिल्म बनी है, अब तो सब भगवान भरोसे, वो यूट्यूब पर मिल जाएगी, देखिएगा उसको। तो स्कूल में बच्चे हैं, एक हेडमास्टर गया है और वो पढ़ा रहा है कि हम आज जरा चेक करने आए हैं कि आप लोग ठीक रास्ते पे पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं। तो बच्चे से पूछता है कि बताओ सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, इसके बारे में क्या जानते हो? तो एक बच्चा कहता है कि सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है। तब तक दूसरा बच्चा बोल देता है, ये झूठ बोल रहा है सर, जब पृथ्वी किसी के फन पर टिकी है तो वो घूमेगी कैसे? और ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, मैं रेफरेंस दे रहा हूं। अब तो सब भगवान भरोसे, यूट्यूब पर सर्च करिएगा मिल जाएगी। तो इसे सेंसर बोर्ड भारत सरकार ने जो बनाया है उसी ने पब्लिश करवाया है। इसलिए भाई मैं बच के बोल रहा हूं, उसके बाद भी मुकदमा हो जाए तो बात अलग है, क्योंकि समय जमाना बड़ा खराब है। अगर आज फूले होते, आज कबीर होते, आज बुद्ध होते, आज बाबा साहब होते, कहां होते ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। हमारे एक सज्जन आते समय कह रहे थे, आप उसी यूपी से हैं जहां बुलडोजर खूब चलता है। मैंने कहा बधाई हो, अब धीरे धीरे महाराष्ट्र में भी आ गया है, नागपुर तक पहुंच गया कि नहीं बुलडोजर। तो बारी बारी नंबर सबका आएगा भाई, बस इंतजार कर लें। कल को मुसलमान मारा जा रहा था तो लगा हमारे घर पे आँच नहीं आएगी। अब दलित पिछड़ा आरक्षण कहाँ है? और यही मैंने सवाल पूछा था 2018 में आरटीआई लगा करके, देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज में व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी, जिसकी लड़ाई बाबा साहब लड़ के गए।
तो बाबा साहब तो ये सवाल पूछने 2018 में तो लौट के आएंगे नहीं, 2025 के भारत से सवाल पूछने तो बाबा साहब आएंगे नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज बने हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के, जरा पता हो तो बताइए। 99% पॉपुलेशन के लोग कहां पर हैं, जज नहीं है, एक भी ट्राइब जज नहीं है, एक या दो दलित जज बने, एक दो दो तीन ओबीसी जज बने, और मेजॉरिटी किसकी है, जिसकी पॉपुलेशन में मेजॉरिटी नहीं है लेकिन देश चलाने में मेजॉरिटी उनकी है। क्या यही है बाबा साहब के सपनों का भारत? क्या इसी को 2000 साल से हमारे महापुरुष बनाना चाह रहे थे? ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न और छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास राय बसन। जो कल भी बड़ा था वो आज भी बड़ा बन के बैठा है, और बाकी लोगों को तुम 82 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हो। मैं जानना चाहता हूं वो 82 करोड़ लोग इतने गरीब कौन है जिसके पास 5 किलो अनाज भी खरीदने की ताकत नहीं बची? मुझे जरा एक्सरे करके बताओ। 90% पॉपुलेशन उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी की है। एम आई राइट और रॉन्ग? बताइए ना। आज गरीबी का पूरा एक लकीर, एक नक्शा बनाओ गरीबों का और एक नक्शा बनाओ बहुजनों का, दोनों नक्शों में 90% चीज सिमिलर मिलेगी। 90% पॉपुलेशन क्या देश पर राज कर रही है क्या? 90% हम कहां हैं पता है? हम विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बन के 90% नहीं है। मैं 90% जब कह रहा हूं तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज, ओबीसी और तमाम माइनॉरिटीज जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, जिसके लिए बाबा साहब लड़ करके गए, संविधान में रास्ता बना करके गए, उस रास्ते पर चलकर हम पहुंचे कहां हैं? इसका मूल्यांकन अगर जन्मदिन, जन्मोत्सव, महोत्सव कमेटी नहीं करेगी, कौन करेगा फिर? वो करेगा जो इस समय पूरे दिन भर मेहनत करता है ताकि रात को चूल्हा जले, न उसे शिक्षा मिली, न उसे रोजगार मिला, तो उसको क्या पता हो कि संविधान खतरे में है कि नहीं है? ये तो हमको और आपको सोचना है ना भाई। हमें संविधान से नौकरी मिली, हमें संविधान से शिक्षा मिली, हमें संविधान से कलम मिली, हमारे साथ संविधान ने हाथ में किताब दिया, समझदारी दी, पहचान दिया, अपने इतिहास को पहचानो कि बाबा साहब ने क्या किया। आज जयंती मनाने उनके हम इकट्ठा हुए हैं, तो फिर यह सवाल कौन करेगा कि आज क्या बाबा साहब के सपनों का भारत बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और उस सपनों का भारत क्या ज्योतिबा फूले के सपनों का भारत बन रहा है? महात्मा फूले को जब पहली बार स्कूल से निकाल दिया गया और स्कूल से निकालने के बाद दोबारा फिर किसी तरह एक दूसरे मिशनरी स्कूल में भेजा गया पढ़ने के लिए, महात्मा फूले पढ़ते हैं, शिक्षा की अहमियत को समझते हैं। उसके बाद 1847 के आसपास पहले अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं। कोई सगुना बाई है, फिर कोई सावित्रीबाई फूले हैं। आम की डंठल से जमीन पर ऐसे रकीनें खींच करके कोई शिक्षा दे रहा था, क्योंकि उसके जहन में था कि मैं एक ऐसा देश बनाऊंगा जिसमें हर हाथ में कलम पहुंचेगी। लेकिन उस देश में उस समय क्या था? अछूत के बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी। कब? 1848। लड़कियों को शिक्षा नहीं मिलेगी। और हिस्टोरिकल फैक्ट, युग पुरुष नाम से एक किताब है, उसमें सब जीवनी लिखी हुई है बाबा साहब महात्मा फूले की। 1 जनवरी 1848 पहला स्कूल, पुणे सर आए हुए हैं वहां से, भिड़े वाला, मैं उस जगह गया, खंडहर बन गया है। जो पहला स्कूल खोला था माता सावित्रीबाई फूले ने और ज्योतिबा फूले ने, कोई पूछने वाला नहीं। और जब पहला स्कूल खोला, शिक्षा देने के लिए खोला ना, आपको पता होना चाहिए कि जब पहला स्कूल ज्योतिबा फूले ने खोला तो किसी एक जाति के लोगों को शिक्षा देने के लिए नहीं खोला था। उनकी पहली क्लास में 80% जो बच्चे थे वो अपर कास्ट थे, सवर्ण तबके से आते थे। जिसने शिक्षा देनी चाहिए ना, वो उसने जाति नहीं देखी। ये हमारे लोगों का सलीका था, ये हमारे लोगों की समझदारी थी। लेकिन कोई था जो कह रहा था कि ये जो पैर से पैदा हुए इन सबों को शिक्षा नहीं मिलेगी। लिख रहा था, जानबूझकर लिख रहा था। बाबा साहब अपनी जीवनी वेटिंग फॉर वीजा में लिख रहे हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो पढ़िएगा। मैं बधाई देता हूं पूरी आयोजन समिति को कि यहां किताबों का स्टॉल उन्होंने लगवाया है। और जो सक्षम लोग हैं अपने पढ़ने के लिए भी किताबें खरीदी है। और जितना पैसा फूल माला पर लगता है, ठीक है, ये तो सम्मान के लिए किया जाता है, ये तो प्रेम है आपका, हम उसे दिल में सहेज कर ले जाएंगे। लेकिन एक सलाह मशवरा मेरा है, 2 रुपया भी बचे तो उससे किताबें खरीद कर लोगों को बांटिए, क्योंकि फूल माला सूख जाते हैं शाम होने तक, किताबें ताउम्र हरी रहती हैं और अपने विचारों से रोशनी देती रहती हैं। इसलिए मैं बधाई देता हूं कि किताबों का स्टॉल लगा है और उसमें से जो मन करे किताब पढ़िए, सब पढ़िए, मौका निकाल कर पढ़िए, लोगों को पढ़ाइए और जब मिलिए तो उस पर चौराहे पर चर्चा करिए
कि तुमने फूले की जीवनी पढ़ी क्या? नई उम्र के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं साहब, उनको नहीं पता है फूले ने क्या किया। हो सकता है माला जपने के लिए, जय भीम बोलने के लिए बाबा साहब की मूर्ति पर वो भी झुक जाते होंगे। पूछिएगा बाबा साहब की कितनी किताब पढ़ी है, कोई नहीं पढ़ रहा है। अब फैशन हो गया है। मैं नहीं बोल रहा हूं, देश की संसद में कोई बोला था, याद है, नाम नहीं लूंगा, वैचारिक मंच है। अब तो फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम भगवान का लिए होते तो सातों जन्म के लिए स्वर्ग मिल गया होता। पहचाने? समझ गए ना? कितना बड़ा अपमान। अरे तुमने इसका मतलब अंबेडकर को पढ़ा ही नहीं, क्योंकि अब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का किसी स्वर्ग में यकीन नहीं था। नरक में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए जीते जी इस देश को स्वर्ग बनाकर जाने वाले नायक का नाम है बाबा साहब अंबेडकर। उन्होंने यहां के लोगों के नरक के जीवन को मुक्त किया, आजादी दिलाई। सड़क पर चलने का अधिकार नहीं था, तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था, और बाबा साहब महाड़ आंदोलन, चौड़ा आंदोलन कर रहे हैं कि पानी मैं पीऊंगा। और जब पानी पीने का आंदोलन कर रहे हैं, लौट रहे हैं, तो उनके ऊपर हमला कौन कर रहा था? जरा आप लोग भी ये इतिहास अपने बच्चों को बताओ। नई पीढ़ी को पता ही नहीं हो रहा है, उनको लग रहा है कि धर्म खतरे में है, और ये कर्म खतरे में हमारा है, इसको पता ही नहीं है। क्योंकि वो जो सत्ता में बैठा है वो अपना झूठ पसार ले रहा है, और हमारा सच चौराहे के आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। अब लोग नहीं पढ़ रहे, नहीं जान रहे। पूछना इस देश के लोगों से कि महात्मा फूले ने जब 1 जनवरी 1848 को पहला स्कूल खोला तो उन्हें घर से किसके कहने पर निकाला गया? पूड़े और भिड़ेवाला के इलाके में पोस्टर लगाकर किसका विरोध किया गया? सावित्रीबाई फूले 2 साड़ी लेकर के पढ़ाने जाती थी, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है। सावित्रीबाई फूले इसलिए 2 साड़ी लेकर पढ़ाने जा रही हैं क्योंकि रास्ते पर इतना कचरा और मैला फेंका जा रहा है, ताकि उनकी साड़ी गंदी हो रही है, वो दोबारा दूसरी साड़ी पहनकर तब बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और जब फिल्म बनी, और जितने लोग सोशल मीडिया से अवेयर होंगे वो जानते होंगे, ज्योतिबा फूले पर फिल्म बनी, उस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ 1925 में नहीं, 2025 में। 2025 में जब ट्रेलर रिलीज हुआ अभी, और जिसने पत्थर कचरा सावित्रीबाई फूले पर फेंका, तो कुछ लोगों की इसी महाराष्ट्र में भावनाएं आहत हो गई थी। उन्होंने आंदोलन करके आपके महापुरुष के ऊपर बनने वाली फिल्म को रुकवा दिया। वो उस पर कैंची चली है, वो सारे सीन हटाए गए हैं। अब वो 25 अप्रैल को फिर से रिलीज होने जा रही है। पता था कि नहीं आपको? जयंती मनाने वाले इतने लोग हैं फूले को याद करने वाले, और जिसने इतिहास पर सच बनाकर फिल्म बना दी, और फिल्म आपकी काटी जा रही है, और आपको पता ही नहीं, आपका कोई आंदोलन इस देश में नहीं हुआ। किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। कुछ नेताओं के बयान आए थे, लेकिन कोई सड़क पर जनता नहीं आई कि जब तुम मेरे महापुरुषों का इतिहास बदल दोगे, और आज बदल रहे तो 25 साल बाद क्या करोगे? तुम तो उनको मूर्ति बना के पूजने लगोगे। उनके विचारों को आगे कौन बढ़ाएगा? पूछो ना जाकर के कि सावित्रीबाई फूले पर पत्थर मारने वाला था कौन, तुम बता दो। अगर हम गलत कर रहे हैं, हम तुम्हारे किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट है तो पूछना पड़ेगा। चौदाड़ आंदोलन में बाबा साहब पानी पी के ही तो लौट रहे थे। जानवर पानी पी सकता है, मनुष्य नहीं पी सकता, क्योंकि उसकी जाति ऐसी बना दी गई। बाबा साहब ने कहा नहीं मानते ऐसी जाति व्यवस्था को, और हमला कर दिया। कौन था? ये सवाल क्या 25 साल बाद बच्चे नहीं पूछेंगे? इतिहास अगर बचा सकते हो तो अपना खड़ा होकर, बड़ा आसान है कि देखो वो कितना गलत काम कर रहे हैं, कि आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान खतरे में है। आज इस देश का एक भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जिसमें 90% पॉपुलेशन प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, उस सुप्रीम कोर्ट में जज हो, मीडिया में हो। कहीं हैं क्या हम? लेकिन आज जिनकी पॉपुलेशन कम है, जो पहले से राज करते चले आए, वापस उनका राज लौट आया है। और हम बाबा साहब के मानने वाले लोग इस बात को क्या ओपनली डिस्कस भी नहीं कर सकते? और जानते हैं, कमी हमारी थी। जो बात राम टेके साहब कह रहे थे, मैं उसको जोड़ता हूं जिस भी संदर्भ में वो कह रहे हूं। हम इतने टुकड़ों में बिखरते चले गए कि अब हमें जो एक करना चाहता है वो भी बिखर जाएगा। बाबा साहब ने समता सैनिक दल किस सन में बनाया? 1924। आज कहां है? बाबा साहब ने लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, मिलिंद कॉलेज खोला, उसके बाद बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये सारे आज संगठन कहां हैं? जितने लोग उतने संगठन, और उनका संगठन एक बना 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। समझदार को इशारा, नाम नहीं काफी ले रहा हूं। आप अपने वैचारिक प्रतिपक्षी को तो जानो कि वो एकजुट रह करके कैसा देश बना गए।
आज उनका आदमी बाबा साहब की मूर्ति पर माला पहनाता है। वो जब नागपुर आता है, उसके दिल में अपना विचार है, लेकिन पहले वो दीक्षा भूमि जाकर के बाबा साहब की मूर्ति पर माला पहनाता है, ताकि हमारे देश के बाबा साहब के मानने वाले हो सकता है इतने में ही खुश हो जाएंगे, यार आदमी तो अच्छा है, जय भीम भी 2 बार बोला, इस बार तो उसी को वोट दे देते हैं। ये हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है, क्योंकि उसको पता था जब तक वो लोग ताकत में थे, पहली कोशिश की कि डॉक्टर अंबेडकर को गायब कर दो, किताबें न छापो, उन पर चर्चा नहीं होगी, लोग भूल जाएंगे, लेकिन मिटा नहीं पाए जब अंबेडकर को। तो अब बाबा साहब को चाहते हैं कि अपने में जज्ब कर लो, मिला लो, बड़ी बड़ी मूर्तियां पूरे देश में बनवा दो, पूजा करवाओ, बाबा साहब के नाम पर गुणगान गाओ, उनके 5 तीर्थ स्थल हैं, उसका इतना बड़ा वही फलाने हैं, प्रातः स्मरणीय, नित्य बंदनीय, हुजूर आए हुए हैं, दिल्ली की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। और बाबा साहब ने जो संविधान दिया, उन्हीं के लोग कहते हैं कि इस बार 400 पार नहीं तो संविधान बदलना। हमने तो नहीं बोला था। कल्पना करिए कि 75 साल इस संविधान को हुआ और एक देश में खुलेआम कोई संविधान की प्रति जला देता है, कोई संविधान के खिलाफ बोलता है, कोई संविधान को बदल देने की बात करता है। बाबा साहब के सपनों का भारत है ये। मैं जिस दिल्ली में रहता हूं, उसके जंतर मंतर पर संविधान की प्रतियां जलाई गई कि नहीं, आपको पता है कि नहीं बताइएगा? जलाई गई थी ना, सजा हुई? तुम संविधान जला दो, सजा ही नहीं होगी। तुम एक धर्म के राष्ट्र बनाने की बात करते हो। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब में बाबा साहब बहुत पहले कह गए कि हिंदू राष्ट्र अगर हकीकत बनता है तो बहुत बड़ा अभिशाप होगा, और आज उसी का राष्ट्र बना रहे हैं, फिर भी माला पहनाएंगे जोर से जय भीम। इसलिए मेरा कहना केवल गुजारिश केवल इतनी है, कलम का भारत बनाइए ना, बाबा साहब के विचारों को पढ़िए। बाबा साहब एक शिक्षित भारत चाहते थे, एजुकेट योर सोसाइटी। तो एजुकेशन का क्या हाल है मैं बताता हूं। 14 साल प्रोफेसर रहा, मैंने अपनी किताब भी लिखी, अगर होगी यहां तो मन करे तो पढ़िएगा। हिंदी में भी है, हिंदी में बेस्ट सेलर है, देखिए कुछ लोगों ने लिया भी है, मराठी में भी ट्रांसलेटेड है, उड़िया में आने वाली है, पंजाबी में भी ट्रांसलेट है और गुजराती में भी हो रही है। गुजराती वाली ज़्यादा जरूरी थी लेकिन थोड़ा देर से आ रही है। और हमने ये कोशिश की कि हम एजुकेशन क्राइसिस क्या है अपने सोसाइटी को बता पाएं। भले नौकरी नहीं है तो कोई बात नहीं, फूले साहब नौकरी की चिंता किए होते तो आज महानायक जन नायक फूले नहीं बनते। बाबा साहब की नौकरी 10 दिन नौकरी कर पाए थे साहब भाई, सयाजी बाग वडोदरा में 11वें दिन चले गए, रहने को घर नहीं दिया। पारसी थिएटर, वेटिंग फॉर वीजा, मैं किताब का नाम कोट कर रहा हूं, बाबा साहब की किताब का नाम है वेटिंग फॉर वीजा। उसमें पहले चैप्टर में वो बता रहे हैं कि जब वो स्कूल में पढ़ने जाते थे तो जिस मटके से सब पानी पी सकते थे उससे बाबा साहब को नहीं पानी पीने दिया जाता था। और ये कब की बात है, किस सन की बात है, और क्यों नहीं पानी पीने दिया, किसने रोका था उनको पानी पीने से? वेटिंग फॉर अ वीजा के 2nd चैप्टर में वो बोल रहे हैं कि जब स्टेशन से वो जाने के लिए अपने जहां जाना था वहां के लिए बैलगाड़ी लेने गए तो वहां उनके लोगों को बैलगाड़ी कोई नहीं दे रहा था क्योंकि उनको पता चल गया था इनके बच्चे। और जब पिता से मिलने सतारा जा रहे थे, 6-7 साल उम्र एक बच्चे की, और बैलगाड़ी से उतार दिया जैसे उसको पता चला कि ये अछूत घर का बच्चा है। बाबा साहब वेटिंग फॉर अ वीजा में लिखते हैं कि मैं जीवन भर इस अपमान को भूल ही नहीं पाया कि यार हम मनुष्य नहीं है क्या? तुम पानी पीने नहीं देते, तुम बैलगाड़ी से उतार सकते हो, तुम हमारे छुए हुई चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अधिकारी बनकर के जब वहां नौकरी कर रहे थे उनको फाइल भी फेंक करके दिया जाता था। और उस समय बाबा साहब सयाजी बाग में रोए थे, संकल्प लिया था, इसलिए उस जगह का नाम है संकल्प भूमि जो गुजरात में है, कि मैं इस देश को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तब तक अब चैन से नहीं बैठूंगा जब तक अपने लोगों के लिए बराबरी का समाज न बना सकूं जिसमें कोई किसी की जाति के नाम पर बड़ा और कोई जाति के नाम पर छोटा ना हो। मानवता के नायक हम बाबा साहब को कहते हैं ना। और बाबा साहब के विचार आज कहां हैं, बस इस बात को कह के मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात, क्योंकि मेरा लगभग वक्त पूरा हो गया, फिर हम माने साहब को सुनेंगे। आज 134वीं जयंती मना रहे हैं बाबा साहब के, इसलिए शर्त मेरी यह है कि मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला, यह सबसे बड़ी साजिश आपके खिलाफ हो रही है। सजग रहना तो बचा सकते हो तो बाबा साहब की विरासत को विचारों में बचा लेना।
और बाबा साहब इस बात का इशारा करके गए हैं जाने कितनी जगह कि मुझे मूर्तियों में मत खोजना, मैं तुम्हें अपनी किताबों में मिलूंगा, किताबों में मिलूंगा, ताकि तुम जान पाओ, अपनी गुलामी को पहचान पाओ और अपनी साजिश को देख पाओ। वेयर इज द एजुकेशन सिस्टम इस समय का कहां है? 2014 में एजुकेशन बजट था 5.56%, 2025 का एजुकेशन बजट है 2.6%, आधा हो गया एजुकेशन बजट। दिल्ली विश्वविद्यालय में जब मैं पढ़ाने गया 2009-10 में, तो ग्रेजुएशन की फीस 4,000 रुपए के आसपास थी, 200-400-500 कम ज्यादा, और आज ग्रेजुएशन की फीस 25,000 से 45,000 50,000 रुपए गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में है। सरकारी, प्राइवेट में जाएंगे तो 5 लाख से 10 लाख रुपए में आप ग्रेजुएट होंगे। बताइए गलत है कि सही है? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। आप ब्रह्मपुरी के लोगों, ये आपको पता है कि नहीं? अगर आप अपने बच्चे को अशोका यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में अगर आप ग्रेजुएशन के लिए भेजेंगे, 10 लाख रुपया अगर आपकी जेब में है तभी आपका बच्चा पढ़ पाएगा। और कहीं आपके बच्चे ने यह सपना देख लिया कि मैं डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा, किसी लड़की ने यह आपके घर की सपना देख लिया कि मैं MBA करूंगी, मैं ब्यूरोक्रेसी में जाऊंगी, मेडिकल और इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल कोर्सेज के 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के पैकेज चल रहे हैं। बताओ गलत कह रहा हूं कि नहीं? ये जितने यूथ आए हुए बैठे हैं, बताओ इसकी जानकारी है कि नहीं आपको? करोड़ रुपए में कोई अब बन रहा है, तो गरीब का बच्चा कब बनेगा? बाबा साहब 1920 के मूक नायक में लिखते हैं, 1930 बहिष्कृत भारत में वही बात लिखते हैं, बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने जब अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तब वही बात कहते हैं, शिक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी है, शिक्षा पर बजट बढ़ाना चाहिए, वंचित शोषित बच्चों को फेलोशिप देना चाहिए। एजुकेशन अगर नहीं होगी तो आप बराबरी का समाज नहीं बना पाएंगे। और भारत में वैसे ही बहुत गरीबी है। इस देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC कम्युनिटी के लोग बहुत गरीब हैं, उनको शिक्षा की अहमियत भी नहीं पता, जेब में पैसा भी नहीं। अगर पैसे से शिक्षा मिलेगी तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए राज्य की जिम्मेदारी है कि जेब से पैसा तय ना हो कि उसको किताब में शिक्षा मिलेगी कि नहीं, राज्य सरकार सबको शिक्षा दे। और आज शिक्षा बिजनेस बन गया है साहब। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, क्लोजर मर्जर की पॉलिसी, मेरी किताब प्रोफेसर की डायरी अगर मिले तो पढ़िएगा। इसलिए नहीं कि मेरी किताब है मैं बेच रहा हूं, नहीं। पढ़ना हो तो फूले की जीवनी, पढ़ना हो तो स्लेवरी, पढ़ना हो तो तमाम चीजें ऐसे पढ़ते रहिए। लेकिन आपको अगर शिक्षा के बारे में खतरा क्या है ये पढ़ना है तो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं चल पाता। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि हम ग्रेडेड ऑटोनॉमी दे रहे हैं, यानी गवर्नमेंट अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को फीस कम करेगी, फंड नहीं देगी, और थ्री लेयर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनेंगे, ग्रेड C, ग्रेड B और ग्रेड A। एक और जोड़ देते तो वर्ण व्यवस्था पूरी चारों हो जाती, प्रॉपर वर्ण व्यवस्था। ग्रेड C जिसमें पैसा सरकार देगी, सिलेबस आप बनाएंगे, विद्यार्थी की फीस कम होगी, लेकिन उसको शर्त होगी कि वो अपने को बहुत कम वक्त में ग्रेड B में कन्वर्ट करे। ग्रेड B के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 50% फंड गवर्नमेंट देगी, 50% फंड सेल्फ जनरेट करना होगा। और विद्यार्थी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर फंड जनरेट करना चाहे तो पैसा कहां से आता है? बताइए जरा, आप लोग कॉमन सेंस से बताइए। विद्यार्थी की फीस से आता है कि नहीं? इसका मतलब विद्यार्थी की फीस बढ़ेगी और खर्चा कम होगा, यानी नौकरी जाएगी, ऑनलाइन टीचिंग होगी, एजुकेशन खत्म। ग्रेड A में चले गए 100% ग्रेडेड ऑटोनॉमी, खुद से पैसा जनरेट करो और खुद से पैसे पे पढ़ाओ। इसलिए ग्रेजुएशन की फीस 50,000 रुपए हो गई, जो एक जमाने में फ्री रहा करती थी। भारत गरीब था तो मुफ्त में शिक्षा देता था, अब भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है और शिक्षा बेच दी है। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आपको शिक्षा नहीं मिलेगी। भैया ऐसी अमीरी चाहिए क्या आपको जिसमें शिक्षा ही नहीं मिले? अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो दवाई नहीं मिलेगी। जैसे ऐसी अमीरी अगर आपको चाहिए तो मुबारक, और अगर दिल्ली वाली फकीरी चाहिए तो वो भी मुबारक। कुछ नहीं चाहिए हमें, न हमारे आगे कोई है न पीछे है। बाबा साहब के सपनों के भारत में एजुकेशन थी। 2025 में सबसे ज्यादा खतरे में अगर कोई है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उस पर खतरा इसलिए है क्योंकि एजुकेशन कोलैप्स कर गई है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कम्युनलिज्म आ गया, बहुत तरह की
नफरत की चीजें आ गई। और एजुकेशन में सिलेबस चेंज हो रहा है। 300 साल पुरानी अब जो है बदला लेना है कि 500 साल पुराना बदला लेना, नागपुर तक पहुंच गया बदला। कभी कभी मैं सोचता हूं कि बाबा साहब अगर अपनी लेखनी में एक जगह लिख दिए होते कि हमें भी बदला लेना है, तो इस देश का क्या हुआ होता। सोचिएगा, बुद्ध ने एक लाइन भी बदला लेने की नहीं लिखी, कबीर ने बदला लेने का सबक नहीं सिखाया इस देश को, महात्मा फूले एक लाइन भी कहीं बदला लेने की बात नहीं कह के गए। और बाबा साहब के तो हाथ में कलम थी, संविधान लिख रहे थे, तब भी एक लाइन किसी भी के खिलाफ नहीं लिखी, बदला लेने की बात नहीं की। बदला लेना होता तो हिसाब देते देते बहुत सारे लोगों की हालत खराब हो जाती। हमारे पुरखों ने किसी से बदला नहीं लेने की बात कही, केवल एक का बात कही, इंसान बन जाओ, अपने हिस्से की रोटी तुम खाओ और 90% लोगों को उनके अपने हिस्से की रोटी खाने दो, उनका सम्मान लेने दो। उसको हम कहते हैं आइडिया ऑफ इंडिया। और ये बाबा साहब के सपनों का भारत था, बराबरी का भारत, समता का भारत, न्याय का भारत, तर्क और शील और करुणा का भारत। आज उसी भारत पर संकट मंडरा रहा है। आखिर में मैं बस ये बात कह के जा रहा हूं, बहुत विद्वतापूर्ण और बहुत अनुशासित आप लोग बैठे हुए हैं। 25 साल अगर ये चीजें ऐसी रही तो 25 साल बाद ये जयंती समारोह किस रूप में होगा मुझे नहीं पता। जयंती बहुत लोगों की मनाई जाती है, लेकिन विचारों पर बात होगी कि नहीं, चुनौती इस बात की है। इस देश में ऐसे ऐसे बाबा आप पैदा करके टेलीविजन पर बैठाए जाते हैं जो हवा में कैंची चला के ऑपरेशन कर रहे हैं। देखा कि नहीं आपने? मैं अपने चैनल यूट्यूब पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव नाम से बनाया हूं और वो वीडियो रेफरेंस के साथ कोट करके बताता हूं। जबकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ना था, एजुकेशन को आगे बढ़ना था। एजुकेशन बढ़ेगी तो कॉन्शियसनेस आएगा, समझदारी आएगी, अच्छा बुरा का पहचान आएगी और मोहब्बत और प्यार से एक ऐसा भारत बनेगा जिसमें कोई किसी के हिस्से की रोटी छीन करके नहीं भागेगा। और आज एक गैर बराबरी का भारत हो रहा है। बचा सकते हैं तो इस देश को, इस भारत को वहां से बचाइएगा। एजुकेशन बचाना सबसे पहला रास्ता है। मैं कंक्लूड कर रहा हूं, बाबा साहब को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यह हो सकता है, उनके जीवनी का गुणगान बहुत लोग करते हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। मैं एक सवाल उसमें ऐड करता हूं, वो तो अपने हिस्से का काम करके गए, हम और आप क्या कर रहे हैं? पुरखे लायक थे तो उनका गुणगान गा रहे हैं, मैं भी गाया हूं इतना देर। 25 साल बाद जब हमें याद करेंगे हमारे बाद की जनरेशन के लोग, तो क्या किस रूप में याद करेंगे, इसका फैसला आपको आज लेना है। क्या वो इस रूप में याद करेंगे कि पुरखे तो लायक थे लेकिन हम नालायक निकले कि जो पुरखों ने कुर्बानी देकर हमें हासिल किया था वो हम बचा भी नहीं पाए? ये इस रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम बचाने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं। और बचाने की कोशिश का एक गुजारिश, हमारी नाक लंबी हो गई है, दिल छोटा हो गया है, हम आपस में उलझ गए, हमें जातियों में बांटकर आपस में लड़ा दिया गया। ओबीसी कम्युनिटी को पता ही नहीं कि ओबीसी के लिए कितना काम बाबा साहब ने किया। हमारे बहुत सारे मित्र ओबीसी के भी होंगे। ओबीसी की जाति जनगणना नहीं हो रही, ओबीसी का रिजर्वेशन 27%, अब तो वो भी खत्म हो गया। सरकारी शिक्षा नहीं बचेगी, सरकारी रोजगार नहीं बचेगा तो आरक्षण लेंगे कहां आप? सब तो खत्म। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन है क्या? मीडिया में रिजर्वेशन है क्या? ऑक्सफैम और न्यूज लॉन्ड्री की 2024 की रिपोर्ट आई है कि देश के सबसे टॉप मीडिया इंस्टीट्यूशन में 121 पोस्ट में एक भी ट्राइब नहीं है, आदिवासी एक भी नहीं है, दलित एक है, ओबीसी एक है, बाकी कौन है? तो आप मीडिया में नहीं, आप जुडिशरी में नहीं, आप एजुकेशन में नहीं, आपके वाइस चांसलर नहीं, आपके सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं, तो आप हैं कहां? 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिलने में हम 90% हैं। हॉस्पिटल में बीमार बन के दवाई लेने में हम 90% हैं। बेरोजगारों की भीड़ में 50 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी फैल गई। उन बेरोजगारों में देखिएगा हमारे आपके घरों के बच्चे 90% हैं। और जब बेरोजगारी और शिक्षा इतनी बढ़ेगी तो नेता तो वही भाषण देगा ना कि 500 साल पुराना इतिहास का बदला लेना है, उठो जागो जागो हिंदू जागो। अपना बेटा बेटी को कभी वो इस धर्म की नफरत की आग में नहीं ले आएगा। उसके बेटा बेटी विदेश में पढ़ रहे हैं, अच्छे पैकेज में है, हमारे आपके घरों के बेटा बेटी कहां हैं? अपने आने वाली नस्लों को नफरत से बचाइएगा, ये मेरी गुजारिश है। हमारे किसी पुरखे ने हमें नफरत नहीं सिखाई। हमारे पूरे पुरखों का इतिहास मोहब्बत का इतिहास है और उस मोहब्बत के इतिहास में हम एक मशाल की तरह, रिले मशाल मेरे हाथ में दिख रही है। 2025 के लोगों, आपके हाथ में जो रिले मशाल, लेकिन आंधियां तेज चल रही हैं,
वो मशाल को बुझाने पर आमादा हैं, और हमारे लोग अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि इस मशाल को बचाएंगे कैसे। बचाना है तो एक होना होगा। 90% लोगों, जाति को छोड़ो, जमात में तब्दील हो जाओ कि जिन जिन लोगों को जाति के नाम पे अपमानित किया, हम सब लोग एक हैं, इसलिए 90% लोग अब एक होकर के कोई लड़ाई लड़ेंगे। कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी में बटे नहीं, सबकी लड़ाई अगर एक होगी तब जीत होगी। दूसरा निवेदन कि नफरत की आग से अपने भी बचना है और अपने बच्चों को बचाना है। कहीं वो गलती से कलम पकड़ने की उम्र में तलवार न पकड़ ले, उसको कलम पकड़ाइए, किताब पकड़ाइए, शिक्षित भारत बनाइए। और तीसरा निवेदन, न्यूनतम सहमति पर एकजुटता बनाइए। मैक्सिमम आपका चीजें मिलेंगी तब हम एकजुट होंगे, नहीं। 10 चीजें अगर हमारे और आपके एजेंडे में हैं, इस देश के ओबीसी के एजेंडे में है, दलित के एजेंडे में है, आदिवासी के एजेंडे में है, माइनॉरिटी के एजेंडे में, 5 जगह पर हम और आप मैच नहीं कर रहे, झगड़ा हो गया, अलग हो गए, छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए उन 5 चीजों को। जिन 5 जगहों पर हम और आप एक है ना, संविधान आपको भी चाहिए, संविधान हमें भी चाहिए, शिक्षा आपको भी चाहिए, शिक्षा हमें भी चाहिए, रोजगार आपको भी चाहिए, रोजगार हमें भी चाहिए, संतों गुरुओं महापुरुषों का इतिहास आपको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। इसलिए केवल इन 5 चीजों पर एकजुट हो जाते हैं, हम बचेंगे। तो बाकी जहां असहमत थे उसको आपस में बैठ कर निपटा लेंगे, लेकिन हम जहां असहमत होते हैं उसको हम आगे कर देते हैं, और जहां सहमति थी वो भी जगह खत्म हो जाती है। ये मेरा निवेदन। मैं उम्र में आप सबसे बहुत कम हूँ। मैं इस मंच पर जितने लोग हैं, सामने बैठे हैं, बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जितना हमारी उम्र नहीं होगी। जब माने साहब की किताब आई, जब उसको अवार्ड मिल गया, दूसरी किताब आ गई, उसके बाद तो मैं पैदा हुआ। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जितनी हमारी उम्र नहीं होगी उतना संघर्षों में लगाया होगा, पुराने लोगों ने मेहनत की होगी, तब यहाँ हम पहुंचे। तो हम अपनी तरफ से हो सकता है कोई नई बात ना कहें, लेकिन ऐसे जयंती कार्यक्रमों का एक मकसद यह भी होता है कि दिल्ली से चलकर मैं जब ब्रह्मपुरी आऊं तो मुझे पता चले कि मैं जिस सपने को देखता हूं उस सपने को देखने वाले हजारों लोग मेरे साथ हैं। तो मैं हिम्मत लेकर लौटूंगा कि हमारी लड़ाई सच की है, न्याय की है, और इस लड़ाई को बिना डरे और बिना झुके आगे लड़ते रहना है। इसलिए भी जयंती मनाई जाती है कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, हम सब एक दूसरे के साथ हैं। नफरत से, मोहब्बत से जीता जा सकता है, झूठ को सच से जीता जा सकता है, और सच हमारे पुरखों ने बोला। चिड़िया, एक जंगल में आग लगी, मुझे वो दृश्य बहुत याद आता है। उस आग को बुझाने में कई चिड़िया नाकाम। एक चिड़िया अपने चोंच के एक बूंद पानी से आग बुझा रही थी। मेरा आखिरी पैगाम ब्रह्मपुरी के लोगों, रामटेके साहब जानते हैं कि कितनी मुश्किल से हम यहाँ पहुँच पाए, तो इसका एक फ़ायदा, एक मोहब्बत का पैगाम देकर हम जा रहे हैं। फिर मिलेंगे, फिर हम बातचीत करेंगे, हमारे सपनों का भारत बनाएंगे महापुरुषों का। लेकिन आखिरी में मेरा निवेदन यही है कि बाकी चिड़िया जब हंसते हुए बोली कि इतनी बड़ी आग तुम्हारे एक चोंच के एक बूंद पानी से बुझेगी, उस चिड़िया का जो जवाब था वही मेरा जवाब है। उस चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है कि मेरे चोंच के एक बूंद पानी से ये जंगल की आग नहीं बुझेगी, मगर जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। यही हम चाहते हैं कि इस बुरी लड़ाई को भी हम मिल करके लड़ेंगे और जीतेंगे। इसी के साथ आप सबने प्रेम दिया, सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इन्कलाब जिंदाबाद। आपल्या सर्व वंदनीय महापुरुषांना अभिवादन करतो। बाबासाहेबांच्या जयंतीच्या निमित्तानं मला इथे येता आलं आणि समितीने मला इथं बोलवलं, तर अशोकराव आणि त्यांची सगळी टीम, या सगळ्या मित्रांचा मी मनापासून ऋणी आहे, कारण मला तुमच्यासमोर त्यांच्यामुळे येता आलं। प्रकृती जरा बरी नाही, पण मला आश्चर्य वाटतंय ते संयोजन समितीतल्या सगळ्या मित्रांचं, त्यांनी इतकी चिकाटी लावली की मी त्यांना नाहीच म्हणू शकत नव्हतो। मी त्यांना पुन्हा पुन्हा सांगत होतो मला जरा बरं नाही आहे, प्रॉब्लेम आहेत, तरी त्याचे सांगत होते सर काही प्रॉब्लेम असू द्या पण तुम्ही कार्यक्रमाला या। त्याप्रमाणे अशोकराव मी कार्यक्रमाला आलो आहे। एरवी मी जरा काल पण त्यांना सांगत होतो की नाही होणार ऐका, तर त्यांनी मला उलटा ऐकवलं। ठीक आहे असू द्या,
त्यानिमित्तानं तुमच्या सगळ्यांशी मला बोलता आलं. लक्ष्मण यादवांनी अतिशय सुंदर भाषण केलेलं आहे. त्यावरती एकही शब्द न बोलता ते अख्खं भाषण हे मी मनपूर्वक स्वीकारतो आणि आपल्या सुपूर्द करतो. तर गुड. म्हणजे त्यांनी अतिशय सुरेख अशी मांडणी केली. आणि आपण तर सगळे बोलतोच, आपण असं बोलतो याच्यात काय फार विशेष गोष्ट नाही. ते लक्ष्मण यादव बोलतायत ना, ही गोष्ट जास्त महत्त्वाची आहे. कारण ओबीसी बांधव आपल्याबरोबर जोडले जात नाहीत, ती मोठी व्यथा आहे की अजूनही त्यांच्या मनातलं हे जात नाही. त्याच्यामुळे ते सवलतीला डॉक्टर साहेब आमच्याबरोबर असतात आणि संघर्ष करायचा की तिकडून काट्या घेऊन येतात. आयुष्य 50 वर्ष मी हे पाहिलं. मी त्यांच्यासाठी मंडल आयोग लावावा यासाठी आम्ही सगळेजण खटपट करत होतो. मी किती वेळा तुरुंगात गेलो मंडल आयोगासाठी. त्यावेळी ओबीसीचे लोक आहे ना, त्यांना असं वाटायचं की महारापोरांचं काहीतरी चाललंय. ते आमच्याबरोबर येत नसत. उलट ते बाजूला उभे राहून आमचे मोर्चे बघत असत. मोर्चे कोण काढत असे? आम्ही आंबेडकरवादी. आम्ही सगळे मोर्चे काढायचे. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. त्या डॉक्टर यादवांचं मी मनापासून या सगळ्या मंचावरती आणि आमच्या परिवारावरती तुम्ही आलात आणि फार सुंदर बोललात, याच्याबद्दल मनापासून तुम्हाला धन्यवाद. आता मला जे काही बोलायचं आहे ते मी फार बोलणार नाही. मी फक्त कामाचं बोलतो, विचारांचं ते बोललेले आहेत. मला ज्या 2-3 गोष्टी म्हणजे गेली 2 वर्ष मी सातत्यानं आमच्या सगळ्या विचारवंत साहित्यिक या सगळ्या लोकांशी महाराष्ट्रातल्या बोलतो आहे. अगदी सुखदेव थोरातांच्यापासून, यशवंत मनोरांपासून, रावसाहेब कसब्यांपासून आमचे सगळे जेवढे सहकारी आहे या सगळ्यांशी मी बोललो. त्यांना मला परिस्थिती अशी आहे की यातनं काहीतरी केलं पाहिजे. आपण गप्प तर बसू शकत नाही. गप्प बसलो तर झोपच येणार नाही. इतकी परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली आहे. तर आपण थांबवू शकत नाही. मग आपण जर थांबवू शकत नसो तर आपल्याला काहीतरी करायला लागेल. बाबासाहेबांचा आशीर्वाद घेऊन आपण या वाटेवर आलो. बाबासाहेब नसते तर कुठेतरी हागणदारीमध्ये गाढवाच्या मागं मी गेलो असतो. हे अंगावरचे कपडे, पोटातला अन्न, हे गाडी घोडा, हे सगळं त्या महापुरुषाची देणगी आहे. ते नसते तर मी कुठे असतो याची समज मला आहे. म्हणून मला असं वाटतं की शेवटच्या श्वासापर्यंत एकच काम करायचं आणि ते आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेल्या रस्त्यानं चालायचं. तर रस्ता सोडायचा नाही. अडचणी अनंत आहेत. आताही खूप ढीग आहे अडचणींचा. म्हटलं आपलं कशावरती एकमत होऊ शकतं ते मला सांगा. मिनिमम प्रोग्राम ठरवूया सगळे मिळून. म्हणून 4 परिषदा विचारवंतांच्या घेतल्या. कुठेही बातमी नाही, म्हणजे कशातही नाही. हे आम्ही खाजगीरित्या सगळेजण बसलो आणि अशा निष्कर्षाला आलो की बा ज्याच्यामध्ये राजकारण नाही, समाजकारण नाही, काहीही भानगडी नाहीत आणि जो समाजाला 100% उपयुक्त असलेला कार्यक्रम आजच्या परिस्थितीमध्ये आपण घेतला पाहिजे. बाबासाहेब म्हणाले शिका. मी आठवले साहेबांना परवा कार्यक्रमात होते एके ठिकाणी. त्यानं म्हटलं आठवले साहेब कुठे शिका? शिका कुठे? सरकार जर 14,000 प्राथमिक शाळा बंद करत असेल, प्राथमिक शाळा बंद करत असेल तर आम्ही शिकायचं कुठे? काय शिकायचं तर सोडूनच द्या, पुढची गोष्ट झाली. आम्ही शाळेत जायचं, मी शिकायचं कुठे? तुम्ही शाळा बंद करायला लागलेत. का शाळा बंद करतात? कारण काय? जिथे वाडी वस्ती, जिथे माणसं राहतात, 4 घरं असली तरी तिथे शाळा गेली पाहिजे. हे महाराष्ट्र सरकारचं धोरण होतं आणि त्याप्रमाणे शिक्षणाचं सार्वत्रिकरण झालं.
जिल्हा परिषदा आल्या आणि जिल्हा परिषदेनं संबंध राज्यातल्या वाड्या वस्त्यांवरती शिक्षण नेलं, म्हणून आम्ही लोक शिकू शकलो. बाबासाहेब म्हणाले शिका, आम्ही कुठे शिकणार होतो? पैसे देऊन शिकायचं असतं तर काय मी शिकू शकलो असतो? 5 पैसे सुद्धा ॲडमिशनला नव्हते. माझ्या प्राचार्याने खिशातले कोटातले काढले पैसे आणि ॲडमिशनला दिले. उपरा वाचा तुम्ही. 2 वेळ जेवायची ज्या परिस्थिती ज्या समाजामध्ये आहे, त्या समाजाला या देशानं काय दिलं? या देशानं फक्त आम्हाला शिक्षण दिलं, ते सुद्धा काही लोकांना, दुसरं काहीच नाही दिलं. ना सत्ता दिली, ना संपत्ती दिली, ना प्रतिष्ठा दिली, काहीच आम्हाला नाही मिळालेलं. आम्ही आज हागणदारीमध्ये राहणारे लोक आहे. काय दिलं तुम्ही आम्हाला? तुम्ही आम्हाला काही दिलं नाही, फक्त शिक्षण देत होतात. आता ते बंद केलं. कुणाची पोरं जात होती या शाळांमध्ये? एससीतले लोक, एसटीतले लोक, VJNTचे लोक, OBCचे लोक, बरोबर आहे. आणि गरीब कुणबी मराठा कुणी असतील ते सवर्ण समाजातली मुलं ही त्या शाळांमध्ये शिकत होती ना. आता ह्याच शाळा जर बंद केल्या तुम्ही, कारण काय सांगितलं? म्हणले पटसंख्या नाही. म्हणलं नसू दे का, तुझ्या बापाच्या खिशातले पैसे आणायचे? पटसंख्या नसायला 2 पोरं असली तरी 1 मास्तर राहील की, काय बिघडते? एवढे पैसे तुम्ही किती खाताय आणि काय काय उचापती करताय ते सगळं आम्ही पाहतोय. हे पोराच्या शिक्षणाला पैसे काढ म्हणले की तू लागला सांगायला माझ्याकडे पैसे नाहीत. पायतानानं मारली पाहिजेत. मी पॅन्थरवाला आहे आणि आता म्हातारं झालो, पण तुम्ही असं समजू नका. वेळ आली तर पायतान हातात घ्यायची हिंमत आहे, ती मला बाबाच्या पण दिली आहे. मी कुणाच्या बापास कधी घाबरत नाही आणि राजकारण वगैरे खड्ड्यात गेलं त्याच्याशी मला काय देणं घेणं नाही. कशा आमचं राजकारण म्हणजे आमचं राजकारण काय? आमचं राजकारण म्हणजे अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण, हे आमचं राजकारण. यासाठी संघर्ष, हे आमचं राजकारण आहे. आहेच, हे राजकारणच आहे. आमचं धर्मकारण सुद्धा राजकारणच आहे. हो, आणि एवढं सगळं केल्यानंतर आता यादवांनी सांगितलं की काय शिकवायचं ते ठरवलं. आता तर प्राचार्य बाई एवढी विद्वान, ती जर आपल्या हातात शाळेत कॉलेज पुढे गाई बांधते आणि तिचं शेण आणून स्वतःच्या कार्यालयाच्या भिंती रंगवते, आरतीला सस्पेंड करून फाशी दिली पाहिजे ना. हे शिकवायचं वे पोरांना. शेण खा, जगात ही एकच जात आहे जी शेण खाते. जगाच्या पाठीवर कुणी शेण खात नाही. ही एकच जात आहे, ती शेण खाती आणि त्याला पंचगव्य म्हणते. पंचगव्य म्हणजे काय? गाईचं शेण, गाईचं मूत्र, गाईचं दूध, गाईचं दही आणि गाईचं तूप, हे सगळे एकत्र करायचं आणि श्रावणीला आज सुद्धा सगळेजण खातात. नाही म्हणू दे त्याने. ज्योतिराव फुल्यांच्या चित्रामध्ये दाखवलं की ते बटू एक आहे आणि ते शेंडी राखलेलं आहे आणि ते दगड मारते, ते शेण मारते सावित्रीबाईंना. काय चुकीचं आहे? चुकीचं काय त्याच्यामध्ये? आमच्या भावना दुखावल्या. अरे तिच्या आईला भलेच तुमच्या लय नाजूक भावना आहेत आणि आमच्या आईला दगड मारते, ते पोरगत चिखल मारते, ते राहिलं बाजूला. त्याचा निषेध करण्याच्या ऐवजी जर कोणी बाई असं म्हणत असेल की आमच्या भावना दुखवल्या, अगं जा, तुझ्या भावना दुखवल्या तर दुखवू दे, मला काय घेणं नाही. तुझ्या कसल्या भावना दुखवल्या? कशासाठी पाहिजे ते माहिती आहे आपल्याला? आपल्याला माहीत नसते. हे का करतात ते विधी? या भटूचा विधी का करतात? तो द्विज व्हावा म्हणून. द्विज म्हणजे 2दा जन्म घेणारा. एकदा आईच्या पोटी जन्म घेतो आणि एकदा धर्माच्या पोटी जन्म घेतलो, म्हणून तो ब्राह्मण आहे आणि म्हणून त्याला जाणवं आहे, बाकीच्यांना नाही. हाय आपल्याकडे कुणाला जाणवं? मग हे विषमतेचा संस्कार करणारा विधी कशासाठी चालू ठेवला आहे? तो अंधश्रद्धा नाही का? माझ्या कुठल्या तरी आदिवासी समाजातल्या नाही तर भटक्या समाजातल्या बाईच्या अंगात आले तर साले तुम्ही तिला अंधश्रद्धेच्या कायद्याखाली तुरुंगात घालणार. आणि हे भटाचं पोरग आहे, याला ही अंधश्रद्धा नाही काय? ते भट जे काय पंचांग वाचतंय ती अंधश्रद्धा नाही काय? आम्ही देवाचे बाप आहे, ब्राह्मण नाही. देवाचे बाप कोण? आम्ही. दगड कोण घडवते? आम्ही. कांच्या बामणानं मूर्ती घडवली आहे.
गावातल्या कुणी कुणब्यानं मूर्ती घडवली आहे. मूर्ती घडवतो आम्ही भटक्या जमातीतले लोक, वडार आणि पाथरवाट. म्हणजे देवाचे बाप कोण झाले? आम्ही. त्याला डोळे कोण काढले? आम्ही. त्याला नाक कोण काढलं? आम्ही. साले सगळं करस तोपर्यंत तुम्ही वा 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 छान झाली छान झाली म्हणताय. आणि तो बामण येतोय, त्याच्यावर पाणी घालते, ती मूर्ती घेऊन जाते मंदिरामध्ये, मूर्ती तिकडं आणि आम्ही इकडं. आयुष्यभर पुन्हा आम्ही त्या मूर्तीकडे जायचंच नाही. अरे कुठले का फेडशिला? मंदिर बांधतोय आम्ही, कळस बांधतोय आम्ही, आणि आम्हाला पायरीला शिवून येत नाही. का नाही बोलायचं? कशासाठी घाबरायचंय त्यांच्या बापाला? हाय तेवढी मुठभर आहेत ना, फुकून टाकली तरी, आपण नुसतं फू म्हणलं तरी उडून समुद्रात जातील. एवढी कमी संख्या. पण तिहेगार किती आहे? कशाच्या बळावर? संपत्तीच्या बळावर. केवळ संपत्तीच्या बळावरती हे मस्ती आणि माज आलेला आहे. हा माज उतरवू शकतात ते फक्त फौज बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जय भीमवाल्यांचीच असू शकते, दुसरे कुठले नाही. आणि आम्ही त्यांच्या बापाला घाबरत नाही. विज्ञानाच्या क्षेत्रात असू दे, पुस्तकं लिहिण्याच्या क्षेत्रात असू दे, वैचारिक चर्चेमध्ये असू दे, आम्ही त्यांना घाबरत नाही. बाकीचे लोक त्यांना घाबरतात. नाव काढले तरी सुद्धा असं कापायला लागते, कारण त्या प्रत्येकाला एक सेक्रेटरी लागतोय. कशाला लागतो तुला सेक्रेटरी? तुला नाही का अक्कल? पण आपली परिस्थिती इतकी विपरीत होऊन गेली आपल्यासमोर. मला तर काय, आता मी डॉक्टरने येताना सांगत होतो, तिच्या आईला मी याच्या अगोदर गेलो असतो तर बरं झालं असतं. जर माध्यमिक शाळेत गेली नाही तर ती महाविद्यालयांमधनं कुठनं जातील? ती शिपाई तरी कशी होतील? त्या एक पहिला कार्यक्रम आमचा सगळ्यांचा ठरला, सेव्ह द एज्युकेशन. वाटेल ती किंमत मोजायची, पण जिल्ह्यातली एकही शाळा बंद होऊ द्यायची नाही. कबूल आहे का? लढाई करायला लागायचं, लढायचं, मी पण येईन, पण शाळा एकही बंद होऊ द्यायची नाही. काही त्यांच्या बापाची नाही. आता डॉक्टर म्हणाले 2.2% काहीतरी एज्युकेशनवर. काय त्या मोद्याला काय धाड लागली होय पैसे आणायला? पैसे नाहीत का त्याच्याकडे? नसतील तर हो बाजूला, आणि ते मला खुर्ची तिच्या व्हायला पैशाचा पाऊस पाडतो आमच्या लोकांवर. त्याला आम्हाला तुम्ही तिथं जाऊ देणार नाही, आमच्या साऱ्या वाटा बंद करणार, आणि दुसऱ्या बाजूला सगळं मुरगळून खाणार. हे नाही चालणार. मी तुम्हाला सांगतो, डॉक्टरांनी ते चिमणीची कथा सांगितली ना, मी तुम्हाला नामांतराची गोष्ट सांगतो. नामांतर होणारच नाही असं सगळ्या लोकाला वाटत होतं, देशाला वाटत होतं. पण आपण सारे एकजुटीनं उभे राहिलो, आणि राज्यभरातले तुरुंग गच्च भरून गेले. झक मारीत त्यांना नामांतर करावं लागलेलं. आपण उभं राहूया ना, आपण उभं राहूया. आपण उभं राहिल्याशिवाय काय होणार नाही. हे वरचे कोणीतरी आपल्यासाठी काहीतरी करायला येतील असं समजू नका. आणि तो येत नाही म्हणून मी येत नाही, तो येत नाही. अरे तो जाऊ दे ना, मरू देत नाही ना, येऊ दे. त्यानं काहीतरी अडकलं असेल घोंगडं, तुझं नाही अडकलं ना, म्हणजे ज्याचं घोंगडं अडकलं नाही त्याने तरी या की. पण कोणच येत नाही. दुसरं एक मत झालं. याच्यावर एक मत आहे का की शाळा बंद नाही होऊ द्यायच्या? एकही शाळा आपली बंद नाही होऊ द्यायची. एक. दुसरी गोष्ट, एकाही पोरानं फीस द्यायची नाही. ते गरीब असू दे का श्रीमंत असू दे, कुठल्याही जातीतला असू दे, अगदी ब्राह्मण असलं तरी सुद्धा फी भरायची नाही. बाबासाहेबांनी लिहिले वय वर्ष 14 पर्यंत सगळ्यांना मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण. बरोबर आहे? घटनेत लिहिले. कशात? घटनेतलं लिहिले मूलभूत अधिकारात. आणि पुढं असं आहे की ते म्हणाले मूलभूत अधिकारांचा भंग झाला तर न्यायालयात दाद मागता येते. तेव्हा आपला दुसरा कार्यक्रम काय झाला? उठायचं. ते बारकी पोरं काय करणार हो? पालकांनी उठलं पाहिजे. आपण उठायचं, पोलीस स्टेशनला जायचं, मुख्यमंत्री आणि चीफ सेक्रेटरी दोघांना त्यांच्यावरती गुन्हे दाखल करायचे, FIR, आणि त्यांना सांगायचं की एज्युकेशन हा माझा बर्थ राईट आहे, हा माझा कॉन्स्टिट्युशनल राईट आहे, हा माझा फंडामेंटल राईट आहे, आणि तो तुम्ही कुणी नाकारू शकत नाही. दॅट इज युअर ड्युटी. का नाही आपण अर्ज करत पोलीस स्टेशनला? हजारो अर्ज जर पोलीस स्टेशनला जातील तर तो फडणवीस आहे ना, त्याचं डोकं आहे ना, ते चक्र इतके अर्ज जाऊ द्या, जायलाच पाहिजे.
पैसे भरायचे नाहीत, कुठल्याच एज्युकेशनला पैसे भरायचे नाहीत. एज्युकेशन ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि ती करता येत नसेल तर पायतान खाऊ घरी जायचं, दुसऱ्यांना आणू. दॅट इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी म्हणजे हे नाही काय मताच्या चोऱ्या करता काय जायला तर तुम्हाला सांगू. अहो हे आम्ही तरुण असताना RSS वाले काय काय बोलत असत आम्हाला ना, तुरुंगातनी आम्ही एकत्र असायचे, काय काय बोलत असत, लई चारित्र्याच्या गोष्टी बोलायचे. आता मला भागवताना विचारायचं, मिस्टर भागवत कोणतं चारित्र्य? अब्जावधी रुपये अरे बँका लुटून खाल्ल्यात. बंड केल्याशिवाय उत्तर नाही. पॅन्थरच्या काळामध्ये जसं बंड झालं तसं आपल्याला बंद करावं लागेल. पुन्हा दलित पॅन्थर उभी करायला लागली तर उभी करायला लागेल. मी तरुण मित्रांना सांगतो की आम्ही म्हातारी माणसं असलो तरी तुमच्या बरोबर खांद्याला खांदा देऊन लढू, पण रस्त्यावरती या, तो अधिकार आहे आपला. दुसरा ज्याच्यावर एकमत झालं ते एम्प्लॉयमेंट. सेव्ह द एज्युकेशन, सेव्ह द एम्प्लॉयमेंट. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये एकही पोरानं खाजगी नोकरीत जायचं नाही. रोज कलेक्टरला घाम फोडायचा आणि त्याला सांगायचं चल सरकारची नोकरी भर, सरकारी जागा भर, का भरत नाहीस? तो म्हणाल माझ्याकडे मला वर्ण आदेश यायला पाहिजे. म्हणायचं तुझा वर्ण आदेश नाही येते, तुझा मुख्यमंत्री आहे तिथनं आदेश आण आणि आमच्या पोरांना नोकऱ्या दे. SC, ST, VJNT, OBC आणि मायनॉरिटीज या सगळ्या लोकांना राखीव जागा त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात मिळाल्याच पाहिजेत. हा आमचा घटनादत्त अधिकार आहे, त्याच्यावर कुणी आम्हाला मेहरबानी करीत नाही. तुम्ही म्हणाल पैसे कुठून आणायचे? का काय झालं पैसे नसायला? इथे एक माझ्या शाळेमध्ये शिपाई नोकरी करते, त्याला पगार 40 ते 50 हजार रुपये, आणि दुसरं पोरग खाजगीत नोकरी करते, शिपायाचीच नोकरी करते, त्याला 15,000 रुपये. का? ते उशिरा जन्माला आलं आणि हे लवकर जन्माला आलं. ही का लायकी झाली का? हे पण झाडू मारते, ते पण झाडू मारते, त्याला तुम्ही 15,000 सांगताय का? म्हणून हा देश कुणाच्याही बापाचा नाही. इथली पै आपल्या प्रत्येकाच्या खिशातली जाती. चहा पिलं तरी GST, ते GSTने येड लागायची पाळी आली. पान खाल्लं तर GST, बिडी घेतली तर GST. आलं का? काय चाललंय काय धंदा? इतका कोट्यावधी पैसा खोऱ्यानं वळताय आणि तरी म्हणताय की शाळेला पैसे नाहीत, पोरांना द्यायला पैसे नाहीत. माझा इलाज मी सांगतो. मी त्यांना असं सांगतोय की आता आम्ही काय ते सगळं जागतिकीकरण वगैरे बदला, एवढी मोठी आमची ताकद नाही, पण एवढी ताकद आमची नक्की आहे की जेवढा पगार सरकारी शिपायाला मिळतो तेवढाच खाजगी कारखान्यातल्या शिपायाला सुद्धा मिळायला पाहिजे. आणि त्याच्यासाठीचा निधी जो आहे तो राज्य सरकारनं त्या उद्योगपतीला दिला पाहिजे. काढा ना तिजोरीतले पैसे. आणि तुम्हाला जर काढायचे नसतील तर काढा त्या उद्योगपतीकडनं, त्याला सांगा त्याच्या लेबरचे पैसे वाढवायला. पण त्याला 15,000 घर चालवायला येत नाही. जसं शिक्षण त्याचं झालं असेल त्या लायकीची नोकरी मिळाली पाहिजे आणि त्या लायकीचा पगार मिळाला पाहिजे. पोरं म्हणतील अरे काय म्हातारा येडबिड आहे का? अरे येडबिड नाही, मी खरं बोलतोय. आम्ही खरं बरं बोलण्याला मी बामण आहे का? तो बामण कधीच खरं बोलत नाही, ते नुसतं बरं बोलते. आपलं तसं नाही, आपला रोख व्यवहार असतो, आपण रोख बोलतो. सारी लबाड जात तर हातच लबाड, तुम्ही ढोंगे आहात, हातच ढोंगे. अरे महात्मा फुलेंनी सांगितलं त्याच्या एकपट सुद्धा अशोकराव आपण बोलत नाही. आपण फार सभ्य लोक आहोत. महात्मा फुल्यांचं वाचायला गेलं ना तर असं अंगावर काटा येतोय की त्या काळात पेशवाईच्या अखेरच्या दिवसामध्ये हा महापुरुष पुण्यामध्ये जे काही संघर्ष करत होता त्याच्या पोटी आपण त्याचा विचार घेऊन पुढे जाणारे लोक आपण जर मरणाला भ्यायला लागलो तर कसं काय व्हायचं? त्या मित्रांनो मी मरणाला भीत नाही. मी तुम्हाला आत्ता सांगितलं मी कधीच मरणाला भिलो नाही. 2दा-3दा मारायचा प्रयत्न केला. मी बौद्ध धर्म स्वीकारला, 42 जमातीनं घेऊन धर्म स्वीकारला. कमी त्रास झाला का? काय म्हणून तुरुंगात घातलं मला 3 महिने? का माझ्या गाडीचा अपघात झाला होता? या प्रश्नांची उत्तर मी कधी मागितली नाहीत. का झालं? मी धर्म नसता बदलला तर सवर्ण माझे विरोधी गेले नसते आणि त्याने मला बहिष्कृत केलं नसतं. हे नीट लक्षात घ्या. आज हा सगळा समाज, या 42 जमातीचा समाज तुमच्या सगळ्यांच्या पाठिंब्याने
मजबूतीनं उभा राहिलेला आहे, परागंदा झालेला नाही. जो पारधी चोऱ्या करत होता, जो पारधी ते पोरग फुलं विकते त्याला बोलवा आणि विचारा तुझी जात कोणती, ते सांगेल मी पारधी आहे. जे हात चोऱ्या करायला जात होते ते हात मी फुलं विकायला लावले. हे काम जर एखाद्या बामणाने केलं असतं तर नोबेल दिलं असतं, आहे ना. पण आपण कितीही सोन्याचं, बाबासाहेबांना नाही की आपण कितीही सोन्यासारखं काम केलं तरी त्यांच्या दृष्टीने त्याची किंमत शून्य असते. आणि त्यांचं पोरग इथं जरा शी केली तरी सुद्धा ते एवढा डोंगर करतील. मीडिया त्यांच्या हातात आहे. यांच्याबरोबर पण भांडण केलं पाहिजे, मीडियावाल्यांच्याबरोबर भांडण करायलाच पाहिजे. कारण ब्राह्मण आणि मीडिया हे जातीव्यवस्थेचे दोन रक्षक आहेत. हे दोघे जण त्या जातीव्यवस्थेचं रक्षण करतात. त्याच्यामुळे या दोघांच्याकडे बघायलाच लागेल. आता तुम्ही मला बघायला लागले मारामारी करायची का? हे मारामारी कशाला करायला लागते? मारामारीचे आम्ही लोकच नाही, बघायला लागेल. म्हणजे जर 5,000 लोकांनी मोर्चा नेला त्याच्या घरावरती तर पत्रकार घाबरून पळून जाईल. काय करते? शक्ती महत्वाची आहे, तलवार नाही. ते आपल्याला सांगितलं त्याने की लेखणी हातात पाहिजे. मी काय केलं? लेखणी हातात घेतली. हो, बाबासाहेबांनी माझ्या हातात काय दिलं, तुमच्या हातात काय दिलं? लेखणी दिली ना. म्हणून आपल्यात मध्यमवर्ग जन्माला आला. मला याची चिंता आहे भावानो की आता मध्यमवर्ग जन्माला नाही येणार. आणि मध्यमवर्ग जन्माला नाही आला ना तर आयुष्यपत तुम्हाला सांगतो आपल्याला ही सगळी भावना आहेत ना ती पुन्हा मोरीत गाठून आपल्या गळ्यातनी साली गाडगी बांधतील, याची मला जास्त चिंता आहे. पार्लमेंटमध्ये देशाचा गृहमंत्री असं म्हणतो आंबेडकर आंबेडकर आंबेडकर. मी तिथं नव्हतो, हे त्याचं नशीब. मी जर असतो ना तर त्याला तिथं नागडा करून मारला असता पार्लमेंटमध्ये. कोण का असं ना, मला काय करायचं आहे? माझ्या बापाच्यासाठी तू जर या पद्धतीने बोलत असलास, अरे हो तो आमचा बाप आहे, तोच आमचा देव आहे. आम्ही देव ईश्वर वगैरे दगडात मानत नाही. तो आमचा बाप, ज्याने आम्हाला कोट्यावधी लोकांचा बाप आहे. जगातल्या कोट्यावधी लोकांचा हा बाप आहे. मी त्याला बाप म्हणतोय, पोरगही माझं बाप म्हणतोय, नातवंड पण त्याला बाप म्हणते. आणि पुढे सुद्धा ज्या पिढ्या येतील ते त्याला बापच म्हणत राहतील. म्हणून मी सांगितलं अजिबात गडबड नाही करायची. शिस्तीनं आपल्याला जय भीम बोलायचं आहे आणि शिस्तीनं आपल्याला चळवळ उभी करायची आहे. या 3 गोष्टीवरती कोणाचं मतभेद व्हायचं काही कारण नाही. झेंडा तुमचा काय पण असू द्या, आपलं काय म्हणणं नाही. पक्ष तुमचा काय पण असू द्या, आपलं काही म्हणणं नाही. पण या 3 कार्यक्रमाच्यासाठी आपल्याला अशोकराव उभं राहायला लागेल. जर उभं राहिलो नाही तर पुढचा काळ आपल्या पिढ्यांना गळ्यात गाडगी बांधायला लावेल. सगळी लक्षणं ती आहेत. वर्णव्यवस्था शिकवायला आणलेली आहे, विद्यापीठांमध्ये वर्णव्यवस्था शिकवली निघालेली आहे. तर हे एवढं कळल्यानंतर सुद्धा आपण जर शहाणे होणार नसू तर म्हणजे काय प्रत्यक्ष आपल्या गळ्यात गाडगीच बांधायला पाहिजे का? मग ते आपण उभे राहूया. मी म्हणतोय म्हणून नाही, मी तुमच्यापैकी एक आहे. हे सांगितलं याचं कारण मी जर तुमच्यापेक्षा वयानं मोठा आहे आणि इतकी वर्ष चळवळी करत आलो आहे. पण आता जर थांबलो तर संपलो. गड्याहो, वेळ फार चमत्कारिक आहे. कोणावरही वरच्या विश्वास ठेवावा असे दिवस नाही. ते म्हटले तसं आहे, ते ढोंगी आहे. तो तिथे आला आणि हार घातला बाबासाहेबांना. खरं म्हटलं तर आम्ही इतके जिवंत असायला पाहिजे होतो की त्याची हिंमत नाही झाली पाहिजे होती दीक्षाभूमीवर जायचे. पण आपण नेवळ गप बसले नाही. या 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 पायगड्या घालतो, या या या. अरे त्या अडाणी माणूस आहे ना, त्याला लिहिता येतंय ना त्याला वाचता येतंय, नाही तर कुठल्या शाळेत गेलंय. हे मी जबाबदारीनं बोलतोय. त्याने दाखवू दे मला अमक्या माझा मित्र आहे म्हणून. मी आत्ता सांगतो की अजूनही माझ्या शाळेतले वर्गमित्र आहेत, अगदी 5वी 2री 3री पासूनचे. मोदीने एक माणूस आणून दाखवू दे मला, हा माझा वर्गमित्र आहे. अहो ते शाळेतच गेले नाही, उंडग्या बोडायचं. तिथनं उचललं आणि ते RSSनं ढोल वाजवायला त्यांना पाहिजेच असतात. हे एक ओबीसीतलं ढोल वाजवणारे मिळवलं, त्याला केला पंतप्रधान. आणि मागं कोण आहे? मागं येऊ नागपूरचा सोद्या. हा ते सगळे करत असतो चमत्कार. आणि आपण भलतीकडेच जातोय. तर तसं नको करूया. आपला शत्रू आपल्याला चांगला माहिती आहे. बाबासाहेबांच्या पानावरती बाबासाहेबांनी लिहिलं आहे, फुल्यांनी लिहिलं आहे, कबीरांनी लिहिलं आहे, आपल्या साऱ्या गुरूंनी हे लिहिलं आहे. आणि जर आपण त्याप्रमाणे वागत नसू तर
अपराध आपला आहे. कुणासाठी करायचं नाही, माझ्यासाठी नाही, तुमच्यासाठी नाही, तर आपल्या भावी पिढ्यांच्यासाठी भावानो हे करावं लागेल. हे नाही केलं तर अडचणी होतील. मी धम्मावरती केव्हा तरी पुन्हा बोलेन, तुम्ही मला जरूर बोलवा. मला तुमच्याशी धम्माच्या संबंधी बोलायचं आहे. कसा धम्मप्रचार केला आहे तुम्हाला मला सांगायचं आहे. परवा एका वाहिनीवर मी बोललो, अशोकराव इतक्या बौद्ध भिक्खूंच्या मला प्रतिक्रिया आल्या की ते सगळे सांगायला तुम्ही आमचे वर्ग घ्या, तुम्ही काय पद्धतीने हे काम केलं आहे ना त्या तुम्ही आम्हाला शिकवा. तर म्हटलं भंतेजी शिकवायला लागत नाही. तथागताने असं सांगितलं की प्रश्न निर्माण झाला की लोकांमध्ये जाऊन बस, लोकांमध्ये बोललास ना की तुझ्या प्रश्नाची उत्तरं मिळतील, तू लोकांमध्ये जा. आता भंतेजी तुम्ही लोकात जात नाही, मी रोज लोकात आहे, त्यामुळे लोक मला शिकवतात. त्या धम्म कसा नेला ते मी सांगेन, आणि दुसरं आज काय चाललेलं आहे त्या सगळ्या 42 जमातीत हे पण सांगेन. आत्ता वेळ नाही आणि अंत पाहण्याचं माझा स्वभाव नाही. तुम्ही एवढं ऐकलत, रगड झालं. मी अशोकरावांना शब्द देतो, अशोकराव काय करायचं असेल ते करा, यू आर कॅप्टन. तुम्ही काय करायचं असेल ते सगळ्यांना सांगा, नियोजन करा. पण एकही शाळा बंद, आपण काही कोणाला मारायला जात नाही, काही मागायला जात नाही, काय नाही. एकही शाळा बंद होता कामाची नाही. नाही म्हणजे नाही, असं रेकॉर्ड चंद्रपूर जिल्ह्यात तरी व्हावं अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि थांबतो. सगळ्यांना जय भीम.